हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल हमला का दूसरा भाग। अगला दृश्य। जगमोहन के चेहरे के भावों को देखते ही देवराज चौंद समझ गया कि यकीनन कोई बात ऐसी हो गई है जो कि उसके पसंद के मुताबिक नहीं थी। पास आकर जगमोहन ने दरवाज़ा खोला और भीतर बैठता हुआ भिजे दांतों से बोला, सोहन लाल को खून करने के जुर्म में लोगों ने पकड़ रखा है और वहाँ पुलिस भी पहुँच रही है। देवराज चौंद की आंखें सिकुड़ी। सोहन लाल इस तरह किसी का खून कर दे, बात समझ से बाहर है। देवराज चौहान के होठों से निकला, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने खून किया है। देवराज चौहान उलझन भरी नज़रों से कई पलों तक जगमोहन को देखता रहा। सोहन लाल हमेशा काम के दौरान कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है। जगमोहन ने पूर्वत लहजे में कहा, सोहन लाल को निकाला जा सकता है। वहाँ की पोजीशन क्या है? देवराज चौहान ने पूछा। कोई फ़ायदा नहीं, जगमोहन ने बेचैनी से कहा। वहाँ पर 20 से ऊपर दादा किस्म के लोग हैं जिन्होंने सोहन लाल को पकड़ कर बिठा रखा है। पास में ही लाश पड़ी है और उनमें से आधे बदमाशों के पास हथियार अवश्य होंगे। हमने ऐसा कुछ किया तो वे लोग गोलीबारी कर सकते हैं। पुलिस के आने पर कह सकते हैं कि हम खूनी के साथी हैं और उसे बचा ले जाना चाहते थे। अगर झगड़े के दौरान पुलिस आ गई तो पुलिस से भी झगड़ा हो सकता है। सोचों में डूबे देवराज चौहान ने कश लिया, किसी की शरारत है, वरना सोहनलाल इस हर झंझट से दूर ही रहा होगा। जगमोहन ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। सोहनलाल को इस मुसीबत से निकालना होगा, उसे निकाले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट खिड़की से बाहर उछाल दी। 2 महीने पहले जब सोहनलाल किसी की तिजोरी पर हाथ साफ करते पकड़ा गया था, तो तब उसे पुलिस से छुड़ाने में हमारे 2 लाख ठुक गए थे और ये तो खून का मामला बन गया। जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा, हम कब तक इसे बचाते रहेंगे? कुछ तो करना ही होगा। पुलिस के आने के बाद वैसे ही कुछ नहीं किया जा सकता, और ना ही पहले कुछ करना ठीक है। पुलिस वाला नोट लेने वाला हो तो शायद बात बन जाए। देवराज चांद बोला, ये खून का मामला है। जगमोहन ने जैसे याद दिलाना चाहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देवराज चांद का स्वर शांत था। कुछ पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। सोहनलाल इस तरह कई बार हमारा लाखों ठुका चुका है। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। देवराज चांद मुस्कुराया। मत भूलो कि सोहनलाल को अपने काम में महारत हासिल है। वो हमारे लिए तिजोरी, ताले, स्ट्रांग रूम ही नहीं खोलता, बल्कि कई बार खुद को भारी खतरे में भी डाल लेता है। आओ। कहने के साथ ही देवराज चांद ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। गहरी सांस लेकर जगमोहन भी निकला और देवराज चांद के साथ उस तरफ बढ़ गया जहाँ सोहनलाल को मुर्गा बनाकर बिठा रखा था। अगला दृश्य। पुलिस पहुंची। एक सब इंस्पेक्टर, एक हवलदार के साथ 2 कांस्टेबल थे। पुलिस वालों को देखते ही देवराज चांद के होंठ अजीब से अंदाज में सिकुड़े। जगमोहन के माथे पर बल पड़े। उसने फौरन देवराज चांद को देखा। ये सब इंस्पेक्टर तो देखा हुआ लगता है। जगमोहन के होंठों से निकला। नहीं पहचाना? देवराज चांद मुस्कुराया। जगमोहन की नज़रें पुनः सब इंस्पेक्टर पर टिकी, फिर नकारात्मक अंदाज में सिर हिलाया। नहीं, इसका नाम अरविंद पाटिल है। सब इंस्पेक्टर पाटिल। तुम शायद भूल रहे हो कि दिल्ली में जब भेड़ा को गोल्ड वॉल्ट की डकैती के लिए लेने गया था, तब तुमने मुझे खबर दी थी कि सोहनलाल तिजोरी खोलकर नोटों की गड्डियाँ निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तब सोहनलाल को पुलिस से बचाने के लिए मुझे फ़ौरन मुंबई आना पड़ा, क्योंकि गोल्ड वॉल्ट की डकैती की पूरी तैयारी हो चुकी थी और हम चंद ही दिनों में काम को अंजाम देने वाले थे। सोहनलाल ने गोल्ड वॉल्ट के स्ट्रांग रूम के दरवाजे के साथ साथ अन्य तालों को खोलना था। ओह, याद आया। 20-22 दिन पहले की तो बात है। जगमोहन के होठों से निकला। तब इसी सब इंस्पेक्टर को नोटों की गड्डियाँ देकर सोहनलाल को बचाया था। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी पड़ी थी। जगमोहन ने उसकी मुस्कान को पहचाना तो चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। अब फिर उसे नोट दोगे सोहनलाल को बचाने के लिए? खून का मामला है और अरविंद पाटिल घिसा हुआ पुलिस वाला है, इतनी आसानी से नोट नहीं लेगा। तुम्हारा मतलब कि मोटे नोट छाड़ेगा? सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल इस बात की पूरी कोशिश करेगा। भाव बहुत बढ़ाएगा अपना। मैं इसकी आदत को पहचान चुका हूँ। देवराज चंद पुलिस वालों को उस घर में प्रवेश करते देख रहा था। सब इंस्पेक्टर के साथ हवलदार को देखा तुमने? हाँ, उसका नाम मायाराम है। ऐसे कामों में वो सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल के लिए बिचौलिए का काम करता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? देवराज चौहान का स्वर शांत था। हाँ, उसे बुला कर लाओ, मैं यहीं पर हूँ। वो आ जाएगा? हाँ, बोलना नोटों का मामला सौदा करना है। जगमोहन ने होंठ से कुड़कर देवराज चौहान को देखा, फिर आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल ने जब भीतर प्रवेश किया और सोहनलाल को देखा तो चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। अगले ही पल वह पुलिसी अंदाज में क्या उठा। इसने किया होगा खून, तभी तो इसे पकड़ कर बिठा कर रखा है। एक बदमाश ने जल्दी से कहा। सब इंस्पेक्टर पाटिल होठ बीचे आगे बढ़ा और नीचे बैठे सोहनलाल के चेहरे को हाथ में दबाकर दाएं बाएं घुमाया। कभी तिजोरी खोलकर माल निकालता है तो कभी कत्ल करता है। पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार तेरा क्या होगा? वही बंदा बचाएगा तेरे को। मैंने नहीं मारा इसे। अच्छा। पाटिल के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। तो क्या ये सब लोग झूठ बोलते हैं? हाँ, मैं तो। चुप कर। तेरे से तो थाने में चलकर बात करूंगा।
पंखे पर उल्टा लटका कर तेरा झूला बनाऊंगा। हवलदार मायाराम तेरा झूला झूलेगा, उसके बाद मैं तेरा बयान नोट करूंगा। तब तू कहेगा कि ऐसा तूने क्यों किया। बाकी की कसर मैं पूरी कर दूंगा रिपोर्ट में। अब की बार तो तू गया। सोहनलाल क्या कहता, खामोश दुखी चेहरे के साथ बैठा रहा। इसका ध्यान रखना, दूसरों के बयान नोट करो। सब इंस्पेक्टर पाटिल ने मायाराम को देखा, नाम पतों के साथ। उसके बाद सबको थाने ले चलना है, बाकी बातें वहीं होंगी। कहने के साथ ही सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल ने वहाँ मौजूद सब पर निगाह मारी। फिर आगे बढ़कर उस जगह के मालिक की बाँह पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गया। वो पहले से ही घबराया लग रहा था। वो जानता था कि इस खून में वह भी खास तौर पर रगड़ा जा सकता है। क्यों बे, एक तो तू अपना ये गैरकानूनी धंधा चलाने के लिए हफ्ते की रकम भी रियायती तौर पर देता है। मायाराम ने तेरे को बोला भी था कि रकम बढ़ा दे, लेकिन तूने नहीं बढ़ाई। और तेरे यहाँ खून भी होने लगे। मालूम है कितना लंबा लंबा नपेगा। मैंने थोड़ी खून किया है, वो जल्दी से क्या उठा। तेरे यहाँ तो हुआ है। ऊपर से रिपोर्ट में तेरे इस गैर कानूनी धंधे का भी जिक्र किया जाएगा। बस इतना ही बहुत है। कम से कम 5 साल की सैर कराऊंगा। मैं हफ्ते की रकम बढ़ा दूंगा। वो तो तू अब मेरे कहे पे नहीं बढ़ाएगा। कम से कम 50% बढ़ाना। लेकिन अब इस मामले का क्या करना है। मैं तेरे से हफ्ता ये धंधा चलाने का लेता हूँ, यहाँ पर खून होने का नहीं। बोल क्या लगाता है, जल्दी, फालतू का टाइम नहीं है। जो आप हुक्म करें। मुसीबत में फंसा मन में गालियाँ देता हुए हाथ जोड़कर बोला। तू बोल, 20-25 हज़ार तो मार खानी है क्या। अरविंद पाटिल के दांत भिज गए। मामले की गंभीरता नहीं समझ रहा क्या। तरकारी का मोल मत लगा, कार की कीमत लगा। कार खरीदने का मन कर रहा है। जी 50,000 दे दूंगा। 50? 50 में कार आती है क्या। 70 देना। सेकेंड हैंड खरीद कर ही काम चला लूँगा। जोक माई बाप, निकाल। अभी नहीं है, इंतज़ाम कर दूंगा। शाम तक मिल जाना चाहिए 70,000, समझ गया। अरविंद पाटिल ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। उसने सहमति में सिरे ला दिया। अब आगे सुन। कम से कम महीने भर के लिए धंधा समेट ले। शरीफों वाला घर बना ले इस जगह को। साहब ने यहाँ का फेरा लगा लिया तो फिर तू बचने वाला नहीं। मैं अभी यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ। शाम को आना, 70,000 लेकर। रास्ता याद है थाने का, या पहुँच जाऊँगा। अरविंद पाटिल वहाँ से हटकर लाश वाले कमरे में पहुँचा। हवलदार मायाराम वहाँ नहीं था। कांस्टेबल वहाँ मौजूद लोगों के बयान ले रहे थे। तुम लोग यहाँ बैठकर शराब पीते हो, सब इंस्पेक्टर घुड़की देने वाले सर में बोला। थाने चलकर देखूंगा तुम लोगों को। मायाराम कहाँ है। वो बाहर गया है, किसी साहब के साथ, एक कांस्टेबल ने कहा। साहब के साथ? जी हाँ। उसने मायाराम के कान में कुछ कहा तो वह उस साहब के साथ बाहर चला गया। कान में? सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल बड़बड़ा उठा। सारी गड़बड़ तो कान से ही शुरू होती है। तभी मायाराम ने भीतर प्रवेश किया। सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल के कान में कुछ कहा। सुनने के बाद पाटिल ने सिर हिलाया, फिर बाकी दोनों कांस्टेबलों को देखकर बोला। एक तरह इनके बयान लो, मैं आसपास पूछताछ करके आता हूँ। चलो मायाराम। इसके साथ ही अरविंद पाटिल मायाराम के साथ बाहर निकल गया। अगला दृश्य। हवलदार मायाराम सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल को लेकर वहां पहुंचा जहाँ देवराज चांद जगमोहन के साथ मौजूद था। इस बीच मायाराम ने पाटिल को सब बता दिया था कि असल बात क्या है। पास पहुंचते ही मायाराम ने पाटिल से कहा, ये साहब आपसे उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, जैसे हत्या के जुर्म में हमने अभी अभी पकड़ा है। हो सकता है नौबत मुंह मीठा तक होने तक पहुंच जाए। पाटिल ने मायाराम को घूरा। मायाराम ने फ़ौरन मुंह फेर लिया। अरविंद पाटिल ने देवराज चौहान और जगमोहन को गहरी निगाहों से देखा। कौन हो तुम। पाटिल की आवाज़ में तीखापन था। मायाराम ने तुम्हें बताया नहीं। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। मायाराम ने जो बताया तुम वो नहीं हो। वही हूँ। उस दिन बूढ़े के मेकअप में था। आधी रात को आया था। आज असली चेहरे के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरी आवाज़ पर गौर करो तो पहचान जाओगे। पहचान गया आवाज़ को। फिर तो मज़ा आ गया साहब जी। मुंह मीठा ही मीठा। मायाराम फ़ौरन के उठा। चुप रहो, पाटिल ने कठोर स्वर में कहा। मायाराम ने होठ बंद कर लिए। ये कौन है। पाटिल ने जगमोहन को देखा। ये वही है जिसने उस रात कार में से नोटों की गड्डियाँ तुम्हें दी थीं। देवराज चांद मुस्कुराकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इन सब बातों को जानने के लिए पड़ा पूर्व प्रकाशित उपन्यास पहरेदार। सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल ने जल्दी से पास खड़े मायाराम को देखा, फिर देवराज चांद से बोला, इसके सामने बात मत करो, इसकी आदत बिगड़ गई तो ठीक नहीं होगा। कहने के साथ ही पाटिल देवराज चांद की बाँह पकड़कर कुछ कदम आगे ले गया। मायाराम बता रहा था कि तुम उस सोलह को छुड़ाना चाहते हो कि वो पुलिस के फेर में ना पड़े। उसने खून नहीं किया। वैसे बेशक ना किया हो, लेकिन कानून की नज़रों में तो वो खून ही हो ही गया। और फिर जब मैं उसकी रिपोर्ट तैयार करूंगा तो रही सही कसर पूरी कर दूंगा। सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल का अंदाज समझाने वाला था। लेकिन अब मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा। तुम बढ़िया आदमी हो, ये तो मैं जान ही चुका हूँ। मेरी सलाह मानो तो सोहनलाल के हाथ पांव बांध कर रखा करो। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिगरेट सुलगा ली। बोलो। पाटिल ने मुस्कुराकर उसे देखा। अभी सोहनलाल गिरफ्तार नहीं हुआ। मामला कागजी कार्रवाई तक नहीं पहुंचा, थाने तक नहीं पहुंचा। तुम्हारे साहब को नहीं पता चला, यानी कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, देवराज चौहान ने कहा।
वो तो ठीक है, पाटिल ने फ़ौरन सिर हिलाया। मैं लाश का क्या करूँगा? हवा में तो उड़ा नहीं सकता। उन गवाहों का क्या करूँगा जो लाइन लगाकर सोहनलाल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं? चाकू पर अगर सोहनलाल की उंगली के निशान होते कि उनका क्या करूँगा? मेरे साथ बाकी भी पुलिस वाले आए, उनका क्या करूँगा? अच्छी बात तो ये हुई कि थाने से चलते हुए रोज़ाना मुझे में ये नहीं लिखा गया कि कत्ल के केस पर फ़ोन आने पर लाश की तरफ जा रहा हूँ। सोचा था वापसी पर आकर रोज़ाना मचा भर दूंगा। इन सब बातों का ही तो हमने सौदा करना है। ये बात भी ठीक है, खून का मामला है, भाव नाप जरा ठीक होना चाहिए। पाटिल बोला। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सोनलाल को छोड़ो। क्या देते हो? क्या चाहिए? मैंने एक सहेली पाल रखी है। इस उम्र में वैसे ये सब शोभा तो नहीं देता, लेकिन पली तो पलती चली गई। 2 महीनों से वो कार लेने को कह रही है। हाँ भी नहीं होती और ना भी नहीं होती। और इधर बीवी भी कहने लगी है कि फला भी सब इंस्पेक्टर है, लेकिन उसकी पत्नी कार पर सब्जी लेने जाती है। अब इन औरतों को कौन समझाए। खैर, वो भी कार मांगती है। मतलब कि 2 कारों की सख्त ज़रूरत है। मेरा काम तो पुलिस कार से ही चल जाता है। मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि एक कार खरीदी जा सके। देवराज चौहान ने कहा। क्यों मजाक करते हो तुम तो? एक कार। देवराज चौहान की आवाज़ में पक्कापन उभरा। कोई सौदेबाजी नहीं, कोई फालतू बात नहीं। हाँ हो तो बोलो, नहीं तो ले जाओ सोनलाल को। मैं सीधा तुम्हारे इंस्पेक्टर के पास जाकर बात तय करने की कोशिश करूँगा। शायद वह एक कार में मान जाए। साहब तो बहुत कड़क है वह। ये तो मुझ पर छोड़ दो। देवराज चौहान ने अरविंद पाटिल को घूरा। यार इस बार तुम बहुत रूखे रूखे पेश आ रहे हो, पाटिल ने शिकायती लहजे में कहा। जल्दी बोलो। ठीक है, वो एक कार कौन सी वाली होगी? नोटों की गड्डियाँ गिन लेना, उसमें जो आती हो वो ले आना, देवराज चौहान ने शुष्क स्वर में कहा। लेकिन कीमत नई वाली कार की होनी चाहिए, पुरानी की नहीं। नई की ही होगी। पैसे मंगवाऊँ क्या? मंगवा लो, सोचते क्या हो, जल्दी मंगवाना। देवराज चौहान ने जगमोहन को पास बुलाया, उसे एक तरफ ले जाकर बंगले से 2.5 लाख लेकर आने को कहा। 2.5 लाख सुनते ही जगमोहन हत्ते से उगड़ने लगा, पर पाटिल को खड़ा पाकर होंठ भींचे कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान पाटिल के पास पहुंचा। सोनलाल को बुला लो। जल्दी क्या है? अरविंद पाटिल मुस्कुराया। कार की रकम तो आ लेने दो। तभी कुछ दूर खड़ा मायाराम पास आकर दांत दिखाकर कह उठा, साहब जी, मुंह मीठा हो गया? ज़्यादा मीठा मत खाया कर, पाटिल ने उसे घूरा। शुगर हो जाएगी। आप तो मजाक करते हैं साहब जी। आगे सुन। जी। वापस जा। उन लोगों से बयान ले कि मरने वाला सड़क के किनारे जा रहा था कि एक पुरानी सी फिएट उसके पास रुकी। उसमें से 2 कम उम्र के लड़के निकले, एक ने चाकू पकड़ रखा था, दूसरे ने उसे पीछे से पकड़ा। चाकू वाले ने चाकू मारा, फिर फिएट पर बैठकर भाग गए। कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी थी, नंबर नहीं देखा जा सका, सिर्फ 6 और 8 ही पढ़ा जा सका। यह सब मैं नहीं कह रहा, वे कह रहे हैं जिन्होंने ये सब देखा है, जो लाश के पास है। समझ गया? लड़कों का सामान्य सहूलियत लिखवा लेना, लेकिन 2 के बयान में ये होना चाहिए कि वे दोनों लड़के लंबे थे, और एक के बयान में होना चाहिए कि एक लड़का 5 फीट का था। मतलब कि साहब जी उनके बयान आपस में मेल ना खाएं। हाँ, बाकी मैं रिपोर्ट में सब ठीक कर दूंगा। अगर किसी ने ऐसा बयान देने से मना किया तो मैं क्या मर गया हूँ? फिक्र क्यों करता है? उसे एक तरफ बिठा लेना। नहीं मानेगा तो 2 बलात्कार के केस पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए भी हमें कोई अपराधी चाहिए कि नहीं? पूरा समझ गया तो मैं जाऊँ? जल्दी जा, लेकिन अभी मुँह तो मीठा। मायाराम ने देवराज चांद पर नज़र मारी। मेरा नहीं हुआ तो तेरा कहाँ से हो जाएगा? पहले आप कर लीजिए साहब जी, फिर मेरा भी करा दीजिएगा। मायाराम चला गया। अरविंद पाटिल ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। यार कभी कभी मिल लिया करो, महीने में एक बार। तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, लेकिन एक बात तो बता दो। ये बात तुमसे पहले भी पूछी थी, पर तुमने बताया नहीं था। क्या? सोहनलाल से तुम्हारा क्या वास्ता है? वो पुलिस में फंसता है तो तुम ढेरों रुपया देकर उसे बचा लेते हो। नई कार के लिए गड्डियाँ आ रही हैं, तुम सिर्फ उन्हें देखना, उन्हें गिनना। तुम कौन हो? तुम्हारा ये सवाल भी ऐसा नहीं है कि जवाब दिया जाए। ठीक है यार, नहीं पूछता। तुम्हारा बंदा कब तक नोट लेकर आ जाएगा? 20 मिनट और। अगला दृश्य। सोनलाल के चेहरे से तो ऐसा लग रहा था कि बच गए। अभी भी वो ठीक तरह से सामान नहीं हो पाया था। गोली वाली सिगरेट उसने सुलगा रखी थी। देवराज चांद कार ड्राइव कर रहा था। कुड़ता सा जगमोहन पास बैठा था। ठुकवा दी ना 2.5 लाख की? आखिरकार जगमोहन फटी पड़ा। मेरी कोई गलती नहीं थी। नहीं तो मेरी गलती थी, जगमोहन खींच कर बोला। ये सब कुछ उन तीनों बदमाशों ने किया होगा। अब मुझे लग रहा है कि मैं बच गया, क्योंकि वो चाकू उन्होंने मेरा निशाना लेकर ही फेंका था, लेकिन मर गया वो जिसे भीतर आने का रास्ता देने के लिए मैं साइड में सरक गया था। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। तू हमेशा कोई मुसीबत खड़ी करता है। नाराज़ मत हो, बल्कि इसे शगुन मान। सोहनलाल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। हम नए काम के लिए जा रहे हैं। ऐसे में रास्ते में अटकाव आ जाए तो वो शुभ माना जाता है। कहने के साथ ही सोहनलाल ने जगमोहन का कंधा थपथपाया। 2.5 लाख का ज़बरदस्ती का दान करवा दिया और बोलता शुभ हो गया। जगमोहन ने कड़वे सर में कहा, याद रख, मैं ये पैसा छोड़ने वाला नहीं, सब वसूल करूँगा। मरता मरता बचाऊँ, कुछ देर तो खुशी मना लेने दे। क्यों मूड खराब कर रहा है? सोहनलाल ने कहा और कार की सीट पर पसर गया।
देवराज चौहान का चेहरा सपाट था, उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। अगला दृश्य। भागीरथ मल्होत्रा का बंगला बंगला न होकर महल जैसा लगता था। दोपहर हो रही थी जब देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल भागीरथ मल्होत्रा के बंगले पर पहुंचे। देवराज चौहान कार ड्राइव कर रहा था। सोहनलाल बगल में बैठा गोली वाली सिगरेट फूकने में व्यस्त था और जगमोहन पीछे वाली सीट पर पसरा पड़ा था। सामान का बैग कार की डिग्गी में था। उन्हें विशाल गेट के बाहर ही रोक लिया गया, जहाँ 3 गनर खड़े थे। 2 की गन उनकी तरफ तन गई। तीसरा एक हाथ में गन थामे सावधानी से पास आया और 3 कदम दूरी खड़ा हो गया कि अगर गन का इस्तेमाल करना पड़े तो फ़ौरन कर सके, या फिर सामने वाला आसानी से गन पर झपट्टा न मार सके। कौन हो तुम? गनर ने सख्त स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने विशाल गेट के भीतर नज़र मारी, फिर गनर को देखा। थापर भीतर आया होगा। कौन थापर? गनर ने उसी स्वर में पूछा। भागीरथ मल्होत्रा की पहचान वाला है, इस वक्त भीतर ही होगा। तुम्हारे सेठ के कहने पर थापर ने हमें यहाँ पर आने को कहा है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन हमें सेठ जी ने ऐसी कोई खबर नहीं दी कि कोई आने वाला है, गनर ने पहले जैसे स्वर में कहा। देवराज चौहान की आंखों में कठोरता के भाव उभरे। सारी बातें, सारे सवाल जवाब मुझसे ही करोगे या भीतर जाकर भी पूछोगे? देवराज चौहान का सर सख्त था। गन्ना ने दांत पीछे कठोर निगाहों से देवराज चौहान को घूरा। ओके, तुम सब कार से बाहर निकलो, कोई शरारत नहीं करना। तुम लोगों की तलाशी लेने के बाद एक तरफ खड़ा किया जाएगा, उसके बाद भीतर बात की जाएगी, ताकि इस दौरान तुम लोग कोई शरारत ना कर दो। देवराज चौहान समझ गया कि भागीरथ अपने बेटे अमित की वजह से बेहद सावधानी से काम ले रहा है। हर किसी आने वाले के साथ इसी तरह की सख्ती करने का इन्हें आदेश होगा, ताकि कहीं कोई आने वाला रूपक लाल चंदोलिया का आदमी ना हो और किसी तरह का हमला ना बोल दे। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे देवराज चौहान बिना कुछ कहे बाहर आ गया। सोनलाल भी कार से निकला। अपने अपने हथियार अगर हैं तो निकाल कर रख दो, गनर का स्वर सख्त था। देवराज चौहान ने खामोशी से जेब से रिवॉल्वर निकालकर कार के बोनट पर रख दी। गनर ने सोहनलाल को देखा। तुम? अजी जनाब, मेरे पास हथियारों का क्या काम? सोहनलाल मुस्कुराया। मेरा हथियार तो ये है। सोहनलाल का इशारा देवराज चौहान की तरफ था। तीसरे की भी खबर ले लो, पिछली सीट पर मरा पड़ा है। देख लो, उसकी धड़कन चल रही है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही टप हो गया है। गनर की निगाह पिछली सीट पर पड़े जगमोहन की तरफ गई। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा क्या? गनर की आवाज़ में कठोरता आ गई। ढोल बजाया तुमने? उसी तरह पसरे जगमोहन ने भीतर से कहा। ढोल? हाँ, ढोल, ड्रम, नगाड़ा। बिना आवाज़ के मैं बाहर नहीं निकलता। मेरे हाथ में ढोल ढोल ड्रम नगाड़ा सब कुछ है। गनर का इशारा अपनी गन की तरफ था। जब ये बजती है तो और भी कई तरह की आवाज़ें आती हैं, बजाऊं क्या? उल्लू का पट्टा उठाकर ही रहेगा, जगमोहन ने बड़बड़ाकर कहा और सीट से उठा। तभी बंगले की पहली मंजिल के एक कमरे की खिड़की पर थापर नजर आया। उसकी निगाह यूं ही गेट की तरफ उठी तो फौरन ही सारा मामला समझ गया। ठहरो, थापर ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा तो उसकी मध्यम सी आवाज़ गेट तक पहुंची। गनर्स की निगाहें कुछ दूर बंगले की खिड़की की तरफ उठी। इन्हें आने दो। थापर की मध्यम सी आवाज़ पुनः उनके कानों तक पहुंची। गनर 2 पल तक अनिश्चित सा खड़ा रहा। तभी कुछ दूर खड़ा दूसरा गनर बोला, इंसाफ से कहो कि सेठ जी को सामने करें। गनर ने खिड़की की तरफ देखा और ऊंचे स्वर में बोला, सेठ जी को सामने करो। उसी पल थापर खिड़की से गायब हो गया। कुछ पल बाद 52 वर्षीय व्यक्ति नजर आया। उसने हाथ उठाकर खास अंदाज में इशारा किया तो गनर ने फौरन गन झुका ली। इन्हें भीतर आने दो, गनर ने अपने साथियों से कहा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर बोनट पर पड़ी रिवॉल्वर उठाई और जेब में डालते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सोहनलाल बगल में बैठा। अन्य दोनों गनर्स की गनें भी झुक गई थी। अब वे लापरवाह नजर आने लगे थे। एक ने आगे बढ़कर लोहे के विशाल गेट का एक पल्ला ढकेल कर खोला, जो कि काफ़ी भारी था। पल्ला खोलकर पास ही खड़ा हो गया ताकि तुरंत बंद भी कर सके। देवराज चौहान ने कार को आगे बढ़ा दी। बाय बाय, पीछे मौजूद जगमोहन ने उस गनर से कहा जो उसे बाहर निकलने को कह रहा था। गनर उसे घूरता रहा। मेरा भी बोलते। सोहनलाल बोला। क्या बाय बाय? तू ही बोल। जब तेरी बाय का जवाब नहीं आता तो मेरी बाय पर तो कुत्ते की तरह काटने को दौड़ेगा। सोहनलाल हंसा। अगर इतनी समझदारी तेरे में है तो बाय बाय मत बोला कर, डंडे पड़ेंगे। जगमोहन तीखे स्वर में बोला। तेरे को एक ज़्यादा ही पड़ेगा। मैं इसी में तसल्ली कर लूँगा कि मेरे को एक कम पड़ा। गेट के भीतर से ही शानदार सड़क बंगले के पोर्च तक जा रही थी। आसपास खूबसूरत फूल पौधे और पेड़ मन की शांति पहुँचा रहे थे। एक तरफ काफ़ी बड़ा बाग था जिसमें आरामदेह झूले लगा रखे थे। वहाँ की एक एक चीज़ से अथाह दौलत की खुशबू आ रही थी। बहुत माल है साले के पास, सोहनलाल बड़बड़ाया। खरबपति है, जगमोहन ने कहा। इतनी दौलत का क्या करता होगा? सोहनलाल ने गर्दन घुमाकर जगमोहन को देखा। नीचे रखकर भी सोता होगा तो अभी बाल्टी में उंगली गीली करता रहूँगा। ऊपर भी ओढ़े तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। आग लगाकर मज़े लेता होगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। यह भी मानने लायक बात नहीं है, पूछना पड़ेगा। सोहनलाल ने मुंह बनाया। भागीरथ से पूछेगा? हाँ, उसके नौकरों को तो इस बात की भनक भी नहीं होगी। सोहनलाल ने सिर हिलाया। भागीरथ इस वक्त गुस्से में होगा। उसकी लात बात चल गई तो तेरी सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी।
तब तेरे को आगे कर दूंगा। कार खूबसूरत लंबे चौड़े पोर्च में जा रुकी। पोर्च इतना बड़ा था कि यहाँ 4 कारें पहले से ही खड़ी थीं और अभी 4 कारें खड़ी होने की भी और गुंजाइश थी। वहाँ पर पहले से ही सूट पहने स्मार्ट सा व्यक्ति मौजूद था। कार रुकते ही फ़ौरन आगे बढ़ा और एक एक करके कार के तीनों दरवाजे खोलकर अदब से खड़ा होकर बोला, आइए, मुझे सेठ जी ने आप लोगों को लेने के लिए भेजा है। यहाँ पर आपका स्वागत है। तीनों बाहर निकले। आइए। सोहनलाल फ़ौरन उसके पास पहुँचा। क्यों उस्ताद, तू यहाँ नौकरी करता है? जी हाँ। कार के दरवाजे खोलने बंद करने के तेरे को कितने मिलते हैं? सोहनलाल ने बेहद गंभीर स्वर में पूछा। जवाब में वो उसे मुस्कुराया। बता दे, अगर रकम ठीक हुई तो मैं यहाँ खिड़कियाँ दरवाजे खोलने बंद करने का काम कर लूँगा। मुस्कराते ही रहा वो, कहा कुछ नहीं। चलो चलो। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। वो आगे बढ़ा, तीनों उसके पीछे। भीतर से होकर सीढ़ियाँ चढ़कर वे पहली मंजिल पर स्थित उस कमरे में पहुंचे जहाँ थापर और भागीरथ मल्होत्रा मौजूद थे। इस दौरान रास्ते में नजर आने वाली तमाम चीज़ें बेशकीमती और विदेशी थीं, देखने के लायक थीं, हाथ लगाकर छूने के लायक थीं। भागीरथ मल्होत्रा जैसे दौलतमंद के ऐसी चीज़ें ही मौजूद होने की आशा की जा सकती थी। अगला दृश्य। उनको लाने वाला उन्हें उस कमरे में छोड़कर चला गया। यह हॉल कमरा था, जिसके एक तरफ डबल बेड मौजूद था और दूसरी तरफ 6 सोफ़ा कुर्सी और बीच में टेबल। भागीरथ मल्होत्रा 52 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति था। दौलत की महक उसके हाव भाव से आ रही थी। लंबा कद, होंठों पर छोटी छोटी मूछें, शरीर पर कीमती गाउन। परंतु इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी के भाव नजर आ रहे थे। थापर ने आगे बढ़कर तीनों का स्वागत किया, सोफ़ा कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। स्वागत के तौर पर भागीरथ मल्होत्रा ने अपनी गर्दन को 2-3 बार हिलाया। देवराज चौहान की निगाह कमरे में हर तरफ घूम रही थी। वह सोफे पर बैठा और जगमोहन दूसरी सोफ़ा कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। वहाँ के माहौल में भारीपन था। सोहनलाल आगे बढ़ा और थापर की बाँह पकड़कर बाँह जोरों से हिलाकर बोला, मुझे जानता है प्यारे? थापर ने उलझन भरी निगाहों से सोहनलाल को देखा, जबकि दोनों ही जानते थे कि ये उनकी पहली मुलाकात है। नहीं जानता। नहीं। थापर का स्वर शांत था। वो जानता था कि जो देवराज चौहान के साथ आया वो कोई खास ही होगा। देवराज चौहान यूं ही किसी को साथ लाने वाला नहीं। अलबत्ता थापर को सोहनलाल के बदन पर कपड़ों को देखकर अवश्य हैरानी हुई, क्योंकि पुरानी सी पैंट, मैली उरी कमीज, शेप बड़ा चेहरा और सूखा पतला जिस्म, ये सब मिलाकर थापर इस नतीजे पर पहुंचा कि इस इंसान को कितने भी बढ़िया कपड़े पहनने के लिए दिए जाएं, ये इन्हीं कपड़ों में खुश रहेगा। नए कपड़ों को भी मैला करके उन्हें इन्हीं की तरह बना लेगा। थापर के जवाब पर सोहनलाल ने सिर हिलाया। वाह बेटा, भूल गया क्या? मैं तेरे को तब से जानता हूँ जब तू उठाई गिरा था और इधर उधर भागता फिरता था 2-2 रुपए के लिए। आज सूट पहनकर रौब डालता है कि? मैंने कब रौब डाला है? थापर ने होंठ सिकोड़े। नहीं डाला? मुझे पता है, लेकिन कभी डालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तेरा आगा पीछा सब जानता हूँ। सोहनलाल नाम है मेरा। सोहनलाल ने दादाई अंदाज में कहा और गोली वाली सिगरेट सुलगाई। थापर मुस्कुराया। मैं समझ गया। क्या? कि तुम्हारा नाम सोहनलाल है। बस यही समझाना चाहता था। वैसे तुम्हारे यहाँ कोई तिजोरी, स्ट्रांग रूम वगैरह है जहाँ नोट माल पानी रख दो? आखिर कहीं तो अपना माल मादा रखते होगे। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लिया। हाँ, वो जगह मुझे दिखा देना। सोहनलाल थापर की आंखों में देखकर मुस्कुराया। क्यों? ताकि तुम्हें नोट रखने के लिए कोई नई तिजोरी, नया स्ट्रांग रूम न बनवाना पड़े। मैं उन्हें छूते ही खाली कर दूंगा। समझ गए तुम्हारे कमाल को। देवराज चौहान के साथ हो तो तुम्हारा कमाल आजमाने की कोशिश नहीं करूँगा। थापर ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन तुम्हें अपने कपड़े सलीके से पहनना चाहिए, शेप बनाकर रखनी चाहिए ताकि बंदे लगो। ये मेरा स्टाइल है, तुम नहीं समझोगे। कीमती कपड़े मुझे रास नहीं आते, फिर मैले हो जाते हैं। आज शेप करो तो फिर बढ़ाती है। और इन मामलों में मैं आलसी हूँ। सुबह जूते पहनो तो शाम तक गंदे। अगर मैं अपनी तरफ ध्यान देने लगा तो फिर सारा दिन जूते ही चमकाता रहूँगा। इसलिए मैं ऐसे ही फिट हूँ। आदमी मज़ेदार हो। मैं ज़रा इधर बात कर लूँ, फिर तुमसे बात करूँगा। थापर उन लोगों के करीब आया। सोहनलाल वहीं बैठ के कोने पर इस तरह बैठ गया था जैसे अब जो बात होने वाली हो उससे उसका कोई वास्ता ही ना हो, परंतु उसके कान एक एक शब्द सुन रहे थे। सेठ जी, ये देवराज चौहान है, ये जगमोहन है और वो सोहनलाल। थापर करीब आकर बोला। कुछ कहने की अपेक्षा भागीरथ मल्होत्रा जैसे इंसान ने तीनों को देखकर हाथ जोड़ दिए। उससे उसके जुड़े हाथ कांपते से महसूस हो रहे थे। आंखों में गीलापन नजर आ रहा था। थापर पुनः क्या उठा। निगाह देवराज चौहान पर थी। सारी बात तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। अब सारा मामला तुम लोगों के हाथ में। सब कुछ कैसे देखना है, कैसे करना है, खुद ही देख लो। तुम्हारे काम में किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। तभी भागीरथ मल्होत्रा आगे बढ़ा और देवराज चौहान के पास बैठकर उसकी बाँह थाम ली। थापर कहता है कि तुम हर हाल में मेरे बेटे को बचा सकते हो। भागीरथ मल्होत्रा का सर काँप रहा था। देवराज चौहान की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लो। मैं और मेरा बेटा में निर्दोष है। भगवान की कसम, गौरव अपनी मौत मरा था। वो तो मेरे ही बेटे जैसा था। भला मैं उसकी जान कैसे लेता? ऐसा कुछ तो मैं सोच भी नहीं सकता था। रूपक लाल भारी तौर पर गलतफहमी का शिकार हो मुझे अपना दुश्मन मान बैठा है। पागल हो गया वो।
वो कहता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरे बेटे का अपहरण करके उसे अपने हाथों से मारेगा। फ़ोन पर उसने ऐसा कहा। मैं इस तरह अपने बेटे की मौत नहीं देखना चाहता, उसे बचा लो। वो देवराज चौहान ने अपनी बाँह छुड़ाई और कश लेकर सिगरेट टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में डाली। तो आप अपने बेटे अमित को बचाना चाहते हैं? हाँ हाँ, हर कीमत पर। देवराज चौहान गंभीर था। हाँ, हर कीमत पर। अमित के लिए तो मैं अपनी सारी दौलत भी दांव पर लगा सकता हूँ। तो फिर बहुत बढ़िया रास्ता बताता हूँ। दौलत भी कोई खास खर्च नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? रूपक लाल चंदौलिया की हत्या करवा दीजिए। जब तक वो जिंदा रहेगा आपके बेटे की जान को खतरा बना रहेगा। नहीं, ये काम मैं नहीं करवा सकता। भागीरथ मल्होत्रा दांत बीच कर क्या उठा। देवराज चौहान की निगाह भागीरथ मल्होत्रा पर जा टिकी। क्यों? यह ठीक है कि रूपक लाल चंदौलिया मेरे बीच आसंबंध ठीक नहीं है। बेकार की गलतफहमी को लेकर वो पागल हुआ पड़ा है। ठंडे दिमाग से सोचता वो मेरे बेटे के खिलाफ कभी सोचता भी नहीं, लेकिन उसे ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त ही नहीं मिला और गुस्से से जलता रहा। भागीरथ मल्होत्रा ने बेचैनी से कहा, रूपक लाल चंदौलिया मेरा पुराना यार है, पुराना पार्टनर है। मेरी आत्मा गवारा नहीं करती कि मैं उसकी हत्या करवा। सोच लीजिए, हो सकता है वो आपके बेटे की जान लेने में कामयाब हो जाए। भागीरथ मल्होत्रा ने कातर भाव से देवराज चौहान को देखा। रूपक लाल ने 1 महीने का वक्त दिया है। अगर वो 1 महीने में अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका तो उसके बाद वो कभी भी मेरे बेटे को बुरी निगाहों से नहीं देखेगा। थापर कहता है कि तुम बखूबी 1 महीने तक अमित को सुरक्षा दे सकते हो। भागीरथ ने भारी स्वर में कहा, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। मैं इंसान हूँ, आपके बेटे को बचाने में कहीं भी चूक सकता हूँ। हो सकता है रूपक लाल जीत जीत जाए। भागीरथ मल्होत्रा कहीं पलों तक खामोश रहने के बाद बोला, जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। तुम अपना काम करो। मेरे बेटे को 1 महीने तक रूपक लाल से तुमने बचा लिया तो मैं तो मुंह मांगी दौलत दूंगा, ढेर लगा दूंगा दौलत का। देवराज चौहान ने थापर को देखा। थापर ने इनकार में सिर हिलाया। मल्होत्रा साहब, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला, मैं ये काम दौलत पाने के लिए नहीं, थापर के कहने पर कर रहा हूँ। अमित बचे या ना बचे, मैं जो कुछ भी करूँगा उसका एक पैसा भी नहीं लूँगा। भागीरथ मल्होत्रा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर खामोश हो गया। अमित कहाँ है? देवराज चौहान ने थापर को देखा। साथ वाले कमरे में। मुझे इसके पास ले चलो, देवराज चौहान उठते हुए बोला। जगमोहन भी साथ हो गया। सोहनलाल वहीं बैठा रहा। उनके बाहर निकलते ही सोहनलाल ने भागीरथ मल्होत्रा से कहा, लंच का वक्त बीता जा रहा है। आपके वहाँ किसी को आपके यहाँ किसी को खिलाने का रिवाज नहीं है क्या? भागीरथ मल्होत्रा ने गंभीर निगाहों से सोहनलाल को देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, अभी मंगवाता हूँ। कहने के साथ ही उसके एक तरफ लगी बैल बजाई। जो भी तैयार हो वही मंगवा लेना। मेरे पेट में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वह ज़्यादा देर इंतज़ार कर सके। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने थापर के साथ बगल वाले कमरे में प्रवेश किया। जगमोहन साथ था। दरवाज़ा भीतर से बंद था। थापर के थपथपाने पर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला 40 साल का अक्खड़ और ख़तरनाक सा इंसान था। उसकी आंखों में क्रूरता और दृढ़ता भरी चमक थी। सिर के बाल छोटे थे और होठों पर छोटी छोटी मूछें थीं। पतला जिस्म और चेहरा भिंचा हुआ सा था। हाथ में थाम रखे रिवॉल्वर को वो इस तरह उछाल उछाल कर वापस उंगलियों में दबा रहा था जैसे कोई 5 साल का बच्चा अपनी गेंद हवा में उछाल कर बार बार पकड़ लो। उसने देवराज चांद को घूरा। देवराज चांद ने उसे गहरी निगाहों से देखा। पल भर में ही समझ गया कि सामने खड़ा इंसान राजस्थानी है और ख़तरनाक इंसान है। जगमोहन की सिकुड़ी निगाह भी उस पर ही थी। देवराज चौहान ने उस पर से निगाह उठाई और भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही 16 बरस के करीब का नवयुवक कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर फीकापन सा नजर आ रहा था। भय और खौफ के अलावा उसकी आंखों में क्रोध के भाव भी देखने को मिले। वो अमित था, भागीरथ मल्होत्रा का बेटा और रूपक लाल चंदौलिया का निशाना। आगे बढ़कर देवराज चौहान उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। जगमोहन दरवाजे से ही टेक लगाकर आराम से खड़ा हो गया। अमित की उलझन भरी निगाह देवराज चौहान पर थी। ना तो तुम्हें अकल हो, ना ही तुम्हारे बाप को, देवराज चौहान एकाएक सख्त स्वर में बोला। गौरव को मारना ही था तो और भी 50 ढंग थे। तुम लोगों ने इतना घटिया रास्ता क्यों चुना? अच्छा सा प्लान बनाते उसे खत्म करने का। जो हुआ उससे तो कोई भी सोच सकता है कि तुम लोगों ने गौरव की जान ली है। रूपक लाल चंदोलिया इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इस मामूली सी बात को ना समझ सके। देवराज चौहान की बात सुनते ही अहमद का चेहरा क्रोध से धधक उठा। शड़प! तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फालतू की बात करने की? गौरव मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। उसका बाप अपने बेटे की मौत में पागल हो गया। अब मैं इसमें क्या करूं कि उस एक्सीडेंट में मुझे एक खरोंच भी नहीं आई और गौरव की जान चली गई। गौरव के बाप की बातों की वजह से मैं अपने दोस्त की मौत का गम भी नहीं कर सका ठीक से, और अब तुम आ गए हो कि। एकाएक अमित ने ठिठक कर थापर को देखते हुए विचेत हाथों से पूछा, ये कौन है अंकल? थापर खामोश रहा। देवराज चौहान की बात के बीच में आना उसने ठीक नहीं समझा। देवराज चौहान जो जानना चाहता था जान लिया था। अमित की आवाज़ और चेहरे के रंग ढंग उसने महसूस कर लिए थे कि अमित ठीक कह रहा है। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि वह किसी ऐसे इंसान को सुरक्षा दे जो कि सुरक्षा के काबिल नहीं है। देवराज चौहान अमित के पास से हटा और आगे बढ़कर खुली खिड़की के पास जा खड़ा हुआ।
सामने बंगले का पिछवाड़ा था जहाँ आम के आकार का स्विमिंग पूल नज़र आ रहा था। पास ही बड़ा सा बाग, ऐशो आराम की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। 2 नौकर वहाँ की सफाई में व्यस्त थे। देवराज चांद के कानों में अमित का स्वर पड़ा। वो थापर से पूछ रहा था, अंकल, ये आदमी कौन है? तुम खुद ही पूछ लो। थापर का स्वर शांत था। देवराज चांद खिड़की से पलटा और अमित को देखने लगा। देवराज चांद को देखते हुए अमित कुर्सी से खड़ा हो गया। कौन है आप? अमित की आवाज़ में विश्वास का भाव था। उसके बात करने का अंदाज बता रहा था कि वह हिम्मती नवयुवक है, किसी छोटी बात से डरने वाला नहीं। देवराज चांद शांत भाव में मुस्कुराया। मैं तुम्हें रूपक लाल चंदोलिया से बचाने आया हूँ, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। आप? हाँ अमित। अब रूपक लाल तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, थापर ने पक्के शब्दों में कहा। फिक्र न कर। रिवॉल्वर उछालता वो व्यक्ति क्या उठा। मन्ने पे विश्वास कर, वट के राख देंगे उस हाथ नू जो तेरी तरफ आएगा। तभी जगमोहन आगे बढ़ा और उसके हाथ से उछली रिवॉल्वर को हवा में ही पकड़ लिया। उसने जगमोहन को कठोर निगाहों से देखा। बेटे, जगमोहन अपने हाथ में दबी उसकी रिवॉल्वर निगाह मारते हुए बोला। हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी हुई है और बोलता है, वट के राख देंगे। किसी को काटने के लिए चाकी की ज़रूरत होती है, रिवॉल्वर की नहीं। जगमोहन को देखते हुए एकाएक वह क्रूरता भरी हंसी हंसा। पहली गल तो यह है कि मारे को बेटा नहीं दादा समझ, और दूसरी गल यह है कि मैं पंजाबी में बोला वट के राख देंगे। थारे को पता नहीं पंजाबी भाषा की एक लाइन के छह छह मतलब निकलते हैं। पंजाबी में वटना कहने का मतलब है वे बंदे को जान से ख़त्म कर दे वे। अब समझ में आयो? या खुल्ला करके थारे भेजे में डालूं? आ गया समझ में, लेकिन एक बात तो बता। जगमान मुस्कुराए। पूछ ले। मारे को 2 लाइनें और बोलने में कोई फ़र्क ना पड़ा है। तो राजस्थानी है? हाँ, बीकानेर का हूँ। बीकानेर के पास ही मारो गांव हो वो तो। अपने राजस्थानी भाषा में तो पंजाबी भाषा की टांग कैसे फंसा लेता है? ये कोई बहुत बड़ी बात ना होवे। कहने के साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर जगमोहन के हाथ से अपनी रिवॉल्वर ले ली। 20 साल की उम्र में मुझे पंजाबी छोरी से इश्क हो गया। वो बीकानेर में अपने मामा के यहाँ आई थी। जवानी का खून जवानी का गर्म खून था मारा। जब वह वापस पंजाब गई तो मारे से भी राना गयो। हम भी छोरी के पीछे पीछे पंजाब गयो। गुरदासपुर की होवे वो। पहले तो मारे को वहाँ की भाषा ना समझ आवे। 2 साल में मारे को भी पंजाबी बोलनी आ गई। तब से मारे को ऐसी आदत पड़े कि पंजाबी के 2 बोल ना बोले तो रोटी हजम ना होवे। और वो लड़की, उसका क्या हुआ? होना का है, मारी तो किस्मत में ही बेलन फंसे पड़े हैं। छोरी तो राजी थी, लेकिन उसका खड़ूस बाप मारा थोबड़ा भी देखना पसंद न करो। दिल पर पत्थर रखकर उसकी डोली को कंधा देकर ही सब्र करा और गुरदासपुर से आ गया। उसके बाद तो मारा बीकानेर जाने का मन न होवे। अब तो यूं ही इधर उधर टक्करें मारकर ज़िंदगी के दिन काटूं। अब तक तो उसके 6 बच्चे भी हो गए होंगे। जगमोहन हंसा। थो मारे जखम पर क्यों अपना डंडा घुसेड़े? तभी थापर के उठा। इसका नाम बाकेलाल राठौर है। तो यहाँ पे मुलाकात हुई थी बाकेलाल राठौर की, देवराज चौहान से। ये मेरा खास आदमी है, अकेला 10 के बराबर। कभी भी कमाल दिखा देता है, इस पर पूरी तरह हर तरह का विश्वास किया जा सकता है। मारे को इतना भी मत बढ़ाओ साहब जी कि नीचे को उतरने को था ना मिले। बाकेलाल राठौर ने गहरी सांस ली। चिंता मत कर। जगमोहन की आवाज़ में व्यंग के भाव आ गए। नीचे उतारना आता है मुझे। बाकेलाल राठौर ने जगमोहन की आंखों में झाँका। जगमोहन मुस्कुराया। जिंदा दिल लगो तू मारे को, लेकिन थारे को बोल दूं कि मारे को कभी नीचे उतारने की कोशिश मत करना। ऐसी गल मारे को कभी पसंद नहीं आती। बाकेलाल राठौर मुस्कुरा कर के उठा। देवराज चौहान ने थापर को देखा। मैं इस जगह को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, आओ। देवराज चौहान ने जगमोहन को अमित के पास ही रहने का इशारा किया और थापर के साथ कमरे से बाहर निकल गया। थापर ने सूट पहने व्यक्ति को देवराज चौहान के साथ कर दिया कि वह देवराज चौहान को इस सारी जगह का अंदर बाहर का कोना कोना दिखा दे। अगला दृश्य। 1.25 घंटा लगा देवराज चौहान को भागीरथ मल्होत्रा का बंगला और आसपास की जगह देखने में। एक एक चीज़ ज़र्रा ज़र्रा देवराज चौहान ने ध्यानपूर्वक देखा। उसके बाद वह उस कमरे में पहुंचा जहां भागीरथ मल्होत्रा, थापर और सोहनलाल मौजूद थे। सोहनलाल ने डटकर खाया था। बर्तन अभी वहीं मौजूद थे। भागीरथ और थापर बातचीत में व्यस्त थे। भागीरथ ने देवराज चौहान के साथ आए व्यक्ति को बर्तन ले जाने का इशारा किया। वो सारे बर्तन समेट कर बाहर निकल गया। भागीरथ मल्होत्रा और थापर ने देवराज चौहान को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफा चेयर पर बैठते हुए कश लिया। मैं तो चाहता था कि इसी जगह आपके बेटे अमित के साथ रहूं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन यह जगह इतनी सुरक्षित नहीं है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अपनी कोशिश में सफल हो सकता है। भागीरथ मल्होत्रा ने बेचैनी से पहलू बदला। तो फिर? थापर के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। मुझे कोई ऐसी जगह तलाश करनी पड़ेगी जो मेरी पसंद के मुताबिक हो और वहाँ अमित को अपने पास रख सकूँ। ऐसी जगह एक दिन में भी मिल सकती है और 1 सप्ताह भी लग सकता है। 1 सप्ताह? भागीरथ मल्होत्रा के होठों से निकला। तब तक अमित का ध्यान कौन रखेगा? क्षणिक सोच के बाद थापर बोला। तुम्हें कैसी जगह चाहिए? 4-5 कमरों की ऐसी जगह जिसके आसपास का आधा आधा किलोमीटर का हिस्सा खाली हो और हर चीज़ स्पष्ट नजर आए, देवराज चौहान ने कहा। ऐसी जगह है मेरे पास।
भागीरथ मल्होत्रा के होंठों से निकला। कहाँ? खंडाला में। वहाँ मेरा फार्म हाउस है। बीच में बंगला और आसपास खेत हैं। महीना भर पहले ही खेतों की कटाई हो जाने की वजह से बंगले के आसपास की जगह दूर तक खाली है। गुड, वो जगह ठीक रहेगी। देवराज चांद ने सिर हिलाया। वहाँ कौन कौन रहता है? मेरे कुछ नौकर और फार्म मैनेजर है। आप उन सबको वहाँ से हटा दीजिए कि 1 महीने तक वहाँ कोई नहीं आएगा। मैं अभी फ़ोन करके उन्हें फार्म हाउस खाली करने को कह देता हूँ। भागीरथ मल्होत्रा ने फ़ौरन कहा। तुम लोगों को वहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो बता दो, वहाँ तैयार मिलेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए। देवराज चांद ने सपाट स्वर में कहा। जो चाहिए होगा इसका इंतज़ाम हम खुद कर लेंगे। भागीरथ मल्होत्रा ने बेचैनी से हाथों को रगड़ा। तुम मेरे बेटे को बचा लोगे ना? देवराज चांद ने भागीरथ मल्होत्रा की आंखों में देखा। ऐसा कोई दावा नहीं किया मैंने, फिर भी आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, देवराज चांद ने सपाट स्वर में कहा। भागीरथ मल्होत्रा ने व्याकुलता से थापर को देखा। थापर ने आंखों ही आंखों में भागीरथ मल्होत्रा को तसल्ली दी। लेकिन जहाँ औलाद की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो, वहाँ किसी की दी तसल्ली से भी तसल्ली नहीं मिलती। आपका बेटा अमित अभी मेरे साथ आपके खंडाला वाले फार्म हाउस पर जाएगा। महीना भर हम वहाँ रहेंगे। इस 1 महीने के वक्फे में आप वहाँ नहीं आएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। देवराज चौहान ने कहा। क्यों? कोई वहाँ है ऐसे में ध्यान बढ़ जाता है, लापरवाही हो जाती है। देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर दिया। वहाँ किसी का आना जाना ना हो तभी हम आपके बेटे की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, भागीरथ मल्होत्रा ने धीमे स्वर में कहा। मैं वहाँ नहीं आऊँगा। फार्म हाउस में फ़ोन करके वहाँ से सबको जाने के लिए कह दीजिए। मैं अभी फ़ोन करता हूँ। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ देवराज चौहान, भागीरथ मल्होत्रा कातर स्वर में बोला। मेरे नहीं, ऊपर वाले के हवाले। मैं तो उसे बचाने की कोशिश करूँगा। देवराज चौहान का सर शांत था। भागीरथ मल्होत्रा के चेहरे पर पीड़ा के भाव नजर आ रहे थे। रूपक लाल चंदौलिया आपके बेटे तक पहुँचने के लिए क्या कर सकता है? कहाँ तक पहुँच सकता है? भागीरथ मल्होत्रा के जिस्म में पुनः व्याकुलता की लहर ने उछाल मारी। जब इंसान क्रोध में हो तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद को पार कर सकता है। और फिर जब इंसान के पास दौलत हो तो तुम समझ ही सकते हो कि फिर क्या हो सकता है। भागीरथ मल्होत्रा ने धीमे किंतु भारी स्वर में कहा। मुझे अपने बेटे को बचाना है, इसलिए दौलत होते हुए भी मेरे पास सीमित साधन है। अगर मुझे किसी के बेटे को उठवाना होता तो दौलत के दम पर मैं सैकड़ों साधन पैदा कर लेता और हर तरह से पूरी कोशिश करके अपने शिकार को हासिल करके ही रहता। देवराज चांद ने सिर हिलाया। समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। रूपक लाल के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो? मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि मुझे रूपक लाल की ज़रूरत नहीं। मेरा सीधा उससे कोई वास्ता नहीं। उसे अमित की ज़रूरत है। जो अमित को लेने आएगा मेरा वास्ता सिर्फ उसके साथ होगा। देवराज चांद की आवाज़ में कठोरता के भाव थे। मेरा काम आपके बेटे को देखना है, रूपक लाल को नहीं। भागीरथ मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा, देवराज चांद को देखता रहा। देवराज चांद ने कष्ट लिया। थापर बोला। तुम्हें जितने आदमी की ज़रूरत हो मुझे बता दो। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ जगमोहन है, सोनलाल है। क्या? भागीरथ मल्होत्रा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम 2-3 उस वीरान फार्म हाउस पर रहकर अमित की रक्षा कर लोगे? रूपक लाल ने अगर 10 आदमियों को हथियारों के साथ वहाँ भेज। सेठ जी, ठापर ने टोका, आप खामोश रहिए। लेकिन मैंने कहा है आप खामोश रहिए, इस मामले में दखल देने की चेष्टा ना करें। थापर ने स्पष्ट रूप से टोका। भागीरथ मल्होत्रा होंठ भींच कर रह गया। आपको जो बात करनी हो वो बाद में मुझसे कर लीजिए। कहने के पश्चात थापर देवराज चौहान से बोला। ठीक है, वैसे मेरी मानो तो बाकेलाल राठौर को साथ ले लो। वो बहुत कमाल का आदमी है और बड़े से बड़ा कारनामा कर गुजरने की हिम्मत रखता है। तुम्हारे आने से पहले मैंने यूं ही नहीं बाकेलाल राठौर को अमित के पास रख छोड़ा था। एक आदमी साथ ले लेने में मुझे कोई एतराज़ नहीं। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। आओ। दोनों बगल वाले कमरे में पहुंचे, जहां अमित, जगमोहन और बाकेलाल राठौर मौजूद थे। बाके जी साहब जी, तुम देवराज चौहान के साथ जाओगे। तुम्हारी नज़रों में जो मेरा दर्जा वही दर्जा देवराज चौहान के लिए रहेगा। बढ़िया गल साहब जी, आपने कहा तो हमारे को कोई ऐतराज़ नहीं। तभी दरवाजे पर भागीरथ मल्होत्रा और सोहनलाल नजर आए। अपने पिता को देखकर अमित उठ खड़ा हुआ। पापा, अमित के होंठों से परेशान सा स्वर निकला। हिम्मत रखो बेटे। जबकि भीतर ही भीतर भागीरथ मल्होत्रा की हिम्मत टूटी पड़ी थी। आज से तुम देवराज चौहान के साथ रहोगे। वो तुम्हें रूपक लाल के आदमियों से बचाएगा। अब 1 महीने बाद हम मिलेंगे। अगर अगर ये तुम्हें बचा पाए तो। स्वर में पीड़ा के भाव थे। देवराज चौहान ने अमित को देखा। तुम्हें खंडाला वाले फार्म हाउस का रास्ता तो मालूम होगा? देवराज चौहान ने पूछा। चेहरे पर उलझन के भाव लिए अमित ने सहमति में सिर हिलाया। तो चलो, हम सबको अभी खंडाला रवाना होना। 2-4 कपड़े साथ लेने हो तो ले लो। कुछ देर बाद वे सब कार पर खंडाला रवाना हुए। कार को जगमोहन ड्राइव कर रहा था। बगल में देवराज चौहान बैठा था। पिछली सीट पर सोहनलाल और बाकेलाल राठौर के बीच खींच से भरा बैठा था अमित। आदत के मुताबिक हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जरा सी हवा में उछालता हुआ बाकेलाल राठौर क्या उठा। फिक्र ना कर मुंडे, हमारे पे भरोसा कर। जो आज तेरी तरफ आएगा वट के रख देंगे हम। अगला दृश्य। रूपक लाल चंदौलिया ने दांत भींचकर सामने खड़े व्यक्ति को देखा। चेहरे पर एकाएक उसकी बात सुनकर गुस्सा
उभर आया था। मुट्ठी कसकर कुर्सी के हत्थे पर भारी और कुर्राहट के साथ खड़ा हो गया। रूपक लाल चंदौलिया 55 बरस का, 5 फीट का पतला चुस्त इंसान था। उसके हाव भाव से हर वक्त कुछ कर गुजरने की ललक झलकती थी, जैसे हर काम मिनटों में ही कर डालना चाहता हो। सब्र का दामन थामना तो उसने सीखा ही नहीं था। वो चाहता था कि बात मुंह से निकले और पूरी हो जाए। उसके हर रंग ढंग से दौलत की महक आती थी। ये ठीक था कि उसके पास भागीरथ मल्होत्रा से कम दौलत थी, लेकिन उसकी कम दौलत भी अरब से ज़्यादा थी। ये तो वो दौलत थी जो जग जाहिर थी। अगर कहीं छिपाकर भी रखी थी तो वो अलग थी। रूपक लाल चंदौलिया ने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे और सामने खड़े व्यक्ति को कड़वी निगाहों से देखा। तो भागीरथ ने अपने बेटे को मुंबई से बाहर भेज दिया, कहते हुए रूपक लाल के दांत भिज गए। जी हाँ, सुजान सिंह भागीरथ के बंगले की निगरानी कर रहा था। उसने अभी मोबाइल फ़ोन पर यह खबर दी है। रूपक लाल चंदौलिया के चेहरे पर दरिंदगी उभरी। मेरे बेटे की जान लेकर अब अपने बेटे को छुपाता फिर रहा है? नहीं, कभी नहीं। भागीरथ मेरे हाथों से अपने बेटे को नहीं बचा सकता। मैं अपने हाथों से उसके बेटे को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो कहीं भी भेज दे अपने बेटे को, नहीं बच सकेगा वो। कहाँ भेजा है? मुंबई के बाहर उसे? सुजान सिंह बता रहा था कि खंडाला वाली सड़क पर जा रही है आगे वाली कार। खंडाला? रूपक लाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो हो सकता है वे फार्म वाले बंगले पर जा रहे हो, ये सोचकर जा रहे हो होंगे कि वहाँ अमित को छिपा लेंगे। अमित के साथ कौन है? वो व्यक्ति 2 पल के लिए खामोश हो गया। क्या हुआ तेरे को? जवाब क्यों नहीं देता सूरज सिंह? रूपक लाल ने दांत किटकिटाकर कहा। सेठ जी, मेरा भाई सुजान सिंह बता रहा था कि कार पर 3 लोग भागीरथ मल्होत्रा के बंगले पर आए और करीब 1 डेढ़ घंटे बाद अमित को लेकर चल पड़े। उनके साथ बंगले के भीतर से एक और आदमी भी साथ हो गया था। वे सब खतरनाक लग रहे थे। ओह! रूपक लाल चौधौलिया की आंखों में क्रूरता के भाव चमके। समझा, समझा। तो अब भागीरथ ने मेरे हाथों से अपने बेटे को बचाने के लिए किराए के आदमी रख लिए। वाह, मज़ा आ गया। देखते हैं कब तक कैसे बचाता है भागीरथ अपने बेटे अमित को। उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। सुजान सिंह इस बारे में अगली खबर कर देगा, पहला मौका मिलते ही। इस समय तो वो उस कार के पीछे लगा होगा। सुजान सिंह से बोल दिया था कि ठीक तरह से आगे वाली कार पर नज़र रखे। भाई को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपना काम बखूबी जानता है। ठीक है। सुजान सिंह की खबर आते ही, फ़ोन आते ही फ़ौरन उसे बताना। मैं अपने बेडरूम में हूँ। कहने के साथ ही रूपक लाल चंदौलिया कालीन पर पाँव पटकता हुआ बाहर निकल गया। वह जानता था कि भागीरथ अपने बेटे को बचाने की पूरी चेष्टा करेगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि अमित को उसके हाथों से मरना ही है। अगला दृश्य। शाम के बाद सूरज सिंह रूपक लाल चंदौलिया के पास गया। खबर आई? रूपक लाल उसे देखते ही होठ भींच कर बोला। हाँ, भाई बोलता है कि वे चारों भागीरथ के लड़के अमित को खंडाला वाले फार्म के बंगले पर ले गए। ओह! रूपक लाल चंदौलिया के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। भाई ये भी बोलता है कि फार्म और फार्म का बंगला पूरी तरह खाली करा लिया गया। वहाँ पर फार्म का कोई कर्मचारी नहीं है, फार्म मैनेजर भी नहीं, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं। रूपक लाल चंदौलिया की आंखों में तीव्र चमक उभरी। बहुत खूब, ये तो बढ़िया मौका है अमित को ले उड़ने का। जी हाँ, वे 4 लोग अमित को बचा लेंगे? रूपक लाल ने एकाएक पूछा। भाई बोलता है कि उसने वहाँ का सब कुछ देख लिया है। उन चारों के हाथों से निकाल कर उस लड़के को ला सकता है। भाई कहता था कि सेठ जी से पूछ लूँ, वो लड़के को उड़ा ले। उड़ा ले, इसमें पूछना क्या? रूपक लाल क्रूर स्वर में बोला। यही तो करना है हमें। तू भी वहाँ जाकर उसका साथ दे। भाई बोलता है मेरी ज़रूरत नहीं, वो अकेले ही निपट लेगा। ठीक है, निपट ले। बोल उसे लड़के को फार्म हाउस से निकाल कर कहीं रखे और यहाँ खबर कर दे, हम आ जाएंगे। लेकिन उसे बोलना पहले की तरह असफल नहीं होना है। मैं कामयाबी की खबर सुनना चाहता हूँ। सूरज सिंह 2 पल खामोश रहा, फिर क्या उठा। भाई एक बात और भी बोलता था। तो बोल। वो कहता था कि फार्म हाउस पर लड़के को ख़त्म करना बहुत आसान है। सूरज सिंह धीमे स्वर में बोला। शड़प! रूपक लाल चंदौलिया के दांत भिज गए। उसे मारने की बात तो सोचना भी नहीं। वो उसे मेरे हाथों से मरेगा। मैं मारूंगा उसे, जिस तरह मेरे बेटे को बाप बेटे ने मारा था। मुझे वो जिंदा चाहिए सूरज सिंह। जी। सूरज सिंह ने शांत भाव से सिर हिलाया। रूपक लाल का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था। सुजान सिंह का फ़ोन नंबर है कोई तेरे पास? नहीं, वो तो खंडाला में है। तो वो तेरे को फ़ोन करेगा? जी। कब करेगा? आधा घंटा बाद। उसमें से 20 मिनट निकल चुके हैं, सूरज सिंह ने कहा। रूपक लाल चंदौलिया की निगाह सूरज सिंह पर जा टिकी। मैं तुम दोनों को मुंह मांगी दौलत दे रहा हूँ कि तुम दोनों भाई उस कमीने भागीरथ के बेटे को उठाकर मेरे पास ले आओगे। एक मौका तुम दोनों भाइयों को कुछ कर गुजरने का मिला था, लेकिन नाकाम रहे। अमित खुद को तुम दोनों के हाथों से बचा गया। जैसे चर्चे तुम दोनों भाइयों के शहर में फैले हैं, उन चर्चों को सलामत रहने दो, कुछ करके दिखाओ। बार बार की असफलता मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ तो तुरंत ही अपनी पसंद का काम भी चाहता हूँ। कान खोल कर सुन लो सूरज सिंह। रूपक लाल का स्वर कठोर था।
सूरज सिंह की आंखों में बसी रहने वाली खूंखारता ने उछाल मारी। भिजे से रहने वाले होंठ और भी भिज गए। उसने अपनी कौवे जैसी नाक को 2 उंगलियों में दबाकर खींचा। सुजान सिंह का फ़ोन आए तो बोलना, अमित को फ़ौरन अपने कब्जे में करके हमें फ़ोन करे। मैं खुद भाई के पास जा रहा हूँ। सूरज सिंह भिजे स्वर में क्या उठा। खंडाला? हाँ, उसके काम में हाथ बटाने। क्यों? रूपक लाल ने कड़वे स्वर में कहा। मामूली सा काम अकेले अकेले नहीं कर सकता सुजान सिंह। उसको इस वक्त मेरी ज़रूरत है। सूरज सिंह के होठों से खतरनाक स्वर निकला। भागीरथ मल्होत्रा इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि यूं ही अपने जिगर के टुकड़े को, इकलौती औलाद को मौत के मुंह में झोंकने के लिए 4 लोगों के हवाले करके फार्म पर भेज दे और फार्म भी खाली करा दे। वे चारों खतरनाक होंगे। भाई ने इस तरफ सोचा नहीं, इसलिए वह इस काम को आसान कह रहा है। आप भागीरथ के बेटे को उठाने के लिए हमारी सहायता ले सकते हैं तो वह भी अपने बेटे को बचाने के लिए हमसे ज़्यादा मजबूत दीवारें खड़ी कर देगा। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। मुंह मांगी दौलत हमें मिल रही है तो हम उस दौलत के भार के बराबर का काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी दौलत की तरह भागीरथ के बेटे के गले की चेन हमारे हाथ में नहीं है कि आपके कहते ही चेन का सिरा आपको थमा दे। ऐसे कामों में वक्त लगता है। सूरज सिंह के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। सूरज सिंह के चेहरे के भाव देखकर रूपक लाल चंदौलिया भीतर ही भीतर संभला, सिरे लाया, बोला नहीं। चेहरे पर सोच के भाव, गुस्से के भाव, चिंता के भाव बारी बारी आ रहे थे। कब जाएगा तू खंडेला? खंडाला? इस वक्त शाम है, आधी रात तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। भाई का फ़ोन आते ही चल दूँगा। हम दोनों वहाँ संभाल लेंगे। भागीरथ का बेटा मुझे जिंदा चाहिए। रूपक लाल के दांत भिसते चले गए। वो वो मरा तो हमारी गोली से नहीं मरेगा। नहीं मरा तो आपको जिंदा मिलेगा। सूरज सिंह ने खतरनाक स्वर में कहा। ये तुम जानो। रूपक लाल चंदौलिया ने सूरज सिंह को घूरा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम लोगों की वजह से वो मरा तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर उसे जिंदा मेरे हवाले किया तो मुंह मांगी दौलत मिलेगी, जो हम में तय हो चुकी है। और ये बात हम लोगों के बीच अच्छी तरह साफ हो चुकी है। सूरज सिंह की आंखों में खूंखारता भरी लहर उभरी। तभी फ़ोन की घंटी बजने की मध्यम सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सूरज सिंह फौरन पलट कर बाहर निकल गया। रूपक लाल चंदौलिया कमर पर हाथ बांधे होंठ बीचे कमरे में टहलने लगा। अपने बेटे की मौत को वो भूल नहीं पा रहा था। वो जानता था कि भागीरथ दुनिया वालों को कुछ भी कहता फिरे, लेकिन इस सच्चाई से तो वही वाकिफ था कि उसके बेटे गौरव की मौत में भागीरथ का ही हाथ है। इस बात का ढिंढोरा उसने इसलिए नहीं पीटा था कि जब उसके हाथों अमित की मौत होगी तो भागीरथ जानते हुए भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकेगा, क्योंकि हालात को वो जानता तो होगा, परंतु उसकी तरह ही उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। रूपक लाल जानता था कि इस मौत के खेल में कई जाने जाएंगी। तभी सूरज सिंह ने बिछे होठों से भीतर प्रवेश किया। भाई से बात हो गई है, मैं खंडाला जा रहा हूँ। मुझे कब खबर दोगे? रूपक लाल जल्दी से बोला। जो भी होना है वो आज रात ही हो जाएगा, सूरज सिंह ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। खबर भी मिल जाएगी। कहने के साथ ही सूरज सिंह पलटा और बाहर निकलता चला गया। अगला दृश्य। फार्म हाउस और उसके बीचों बीच बने बंगले पर गहरा सन्नाटा था। रात के 10 बज रहे थे। आम दिनों में फार्म हाउस पर काम करने वाले कर्मचारी रात के इस वक्त आराम से बातें करते थे। थोड़ा बहुत शोरगुल तो होता ही था। ऊपर से फार्म का मैनेजर रस्तोगी हर रात पीकर शोर शराबा डालता था और अपने मैनेजर होने का एहसास दिलाता था। लेकिन आज वहाँ कोई भी नहीं था। भागीरथ मल्होत्रा के एक फ़ोन पर सब आनन फानन छुट्टी पर चले गए थे। वे लोग जब वहाँ पहुँचे तो फार्म खाली मिला। बंगले के पोर्च में एक पुरानी सी कार खड़ी भी मिली। बंगले की हालत देखकर स्पष्ट लगता था कि भीतर लोग रह रहे थे। खाने पीने का काफ़ी सामान था वहाँ। तब शाम हो चुकी थी। जगमोहन और सोहनलाल रात के खाने का प्रबंध करने लगे। बाकेलाल राठौर रिवॉल्वर उछालता अमित के साथ एक कमरे में बंद हो गया और बार बार उसे यही कहे जा रहा था, फिक्र न कर, मारे होते हुए जो हाथ थारी साइड आया वड़ दांगे। जबकि अमित गुस्से से भरा खुद पर काबू पाए हुए था। ऐसे माहौल का वो आदी नहीं था। अरबपति बाप का बेटा था, आज़ाद पंछी था, और यहाँ जो हो रहा था वो उसके लिए कैद थी। लेकिन इस बात से भी भली भांति वो वाकिफ़ था कि महीने भर की इस कैद में ही उसकी ज़िंदगी थी। उसकी जान को भारी तौर पर खतरा था और ये लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान देवराज चौहान बंगले के आसपास और फार्म हाउस का नक्शा अपनी निगाहों में बिठाता रहा। वो यहाँ की हर चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हो लेना चाहता था। बंगले के पीछे सर्वेंट क्वार्टर थे। एक नीचे कमरा, एक ऊपर कमरा, इस तरह के 4 सेट। दूर दूर तक खाली खेत थे। फसलों की कटाई हो चुकी थी। 2 घंटे बाद देवराज चौहान ने फार्म हाउस के बंगले में प्रवेश किया। जगमोहन और सोहनलाल चलताऊ खाना तैयार कर चुके थे। देवराज चौहान अमित के पास पहुंचा। बाकेलाल राठौर सतर्क अंदाज में उसके सिर पर सवार था। ये जगह हमारे लिए बढ़िया है, देवराज चौहान सिगरेट सुलगाकर बैठता हुआ बोला। जो भी इस तरफ आएगा वो दूर से ही नज़र आ जाएगा, लेकिन हमें पहरेदारी दिन रात करनी होगी, हर तरफ नज़र रखनी होगी। फिक्र नहीं, हम तो 2-2 रातें एक साथ जाग सकता है। हमारी सेहत पर कोई फ़र्क ना पड़ो। मन्ना इस छोकरे की कोई फिक्र नहीं। किसी ने बुरी नज़र भी इस पर डाली तो उसकी मुंडी उड़ा दूंगा, वट के रख दूंगा। बाकेलाल राठौर की आवाज़ में वहशी भाव चमकने लगे थे।
देवराज चौहान जानता था कि यह खतरनाक इंसान है, कुछ भी कर सकता है। थापर ने से यूं ही उसके हवाले नहीं किया। देवराज चौहान ने बाकेलाल राठौर पर निगाह मारी। खाना तैयार है, तुम लोग खा लो। सोनलाल को बोलता हूँ, वो अभी दे जाएगा। देवराज चौहान का सर शांत था। उसके बाद तुम लड़के को लेकर सर्वेंट क्वार्टर में चले जाओगे, रात वहीं रहोगे। क्या? बाकेलाल राठौर ने देवराज चौहान को घूरा। सर्वेंट क्वार्टर बंगले के पीछे वाले हिस्से में बने हुए हैं। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झाँका। और हम तीनों इसी बंगले पर मौजूद रहेंगे, लाइटें जलती रहेंगी, पहरा जारी रहेगा। बाकेलाल राठौर एकाएक हौले से हंस पड़ा। समझा, सब समझ गया। मान गए, दूर की खेलते हो। मन ने तो पहले ही पता था कि तू छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब मारे साहब जी थारे से दब कर बातें करे तभी मारे को लग गया था कि थारी उड़ान कुछ ऊंची है, और अब तो ताक भी लिया। बाकेलाल राठौर हाथ में थमी रिवॉल्वर उछाले जा रहा था। थारा मतलब कि जो इस छोरे के वास्ते आवे वो बंगले में झांके, ये ना सोचे कि छोरा सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा है। देवराज चांद ने सिर हिलाया। अभी तो मामला शुरू हुआ है। शायद 2-4 दिन कुछ ना हो, लेकिन कुछ होने पर भी तुम हर हालत में लड़के के साथ सर्वेंट क्वार्टर में ही रहोगे। किसी भी कीमत पर इसे अकेला छोड़कर बाहर नहीं निकलोगे। देवराज चौहान बोला। मारी खोपड़ी में इतनी अकल तो होवे कि कब का करना है। अकेला लौटर हाथ हिलाकर बोला, फिक्र नहीं कर। ऐसा कुछ हुआ तो हम सारी गोटी ऐसे फिट करूँ कि मैंने कहा है तुम्हें इस लड़के के साथ सर्वेंट क्वार्टर में ही रहना है। बाहर कुछ भी हो, दिन होने पर ही बाहर आना है। कमाल दी गल वे। मन ने कब ऐतराज होवे। मारे मुँह से तन्ने सुना कि मैं बाहर आऊँ। मन ने ऐसा ना कहा। जब साहब जी ने कह दिया कि मन्ने को आपकी ताबेदारी करनी है तो गुलाम हूँ आपका। जोख्म हुए। कहने के साथ ही बाकेला लौटा ने दांत दिखाए, फिर जोरों से मुस्कुराया। कष्ट लेता देवराज चानू से गहरी निगाहों से देखता रहा। ऐसे मत देख, थारे को मन्ने पे विश्वास नहीं के। मैं थारी पूरी गल मानूँ। बाकेला लौटौर के उठा। देवराज चांद ने जवाब में कुछ नहीं किया। अभी तक खामोश बैठा अमित एकाएक तेज स्वर में कह उठा, मैं सर्वेंट क्वार्टर में रात नहीं बिताऊंगा। दोनों की निगाहें उसकी तरफ गई। क्यों छोरे, थारे को क्या तकलीफ होवे? बाकी अल्लाह लौटा ने रिवॉल्वर उछालना बंद करके उसे देखा। मुझे ऐसी जगह रहने की आदत नहीं है। अमित का सर गुस्से से भरा हुआ था। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। बाकी अल्लाह लौटौर की आंखों में कड़वे भाव उभरे। क्यों, थारे को नींद के लिए बाप की गोदी चाहिएगा? ऐसा है तो मारी गोदी में आ जा, तब थारे को अपने बाप की गोदी भूल जाएगी, क्योंकि मारी गोदी में बीकानेरी बेर है। हम तो शड़प। अमित गुर्रा उठा। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं सर्वेंट क्वार्टर में रह लूँगा, जहाँ सांस भी नहीं ली जाती? बाकेला लाटो ने दांत फाड़कर देवराज चौहान को देखा। सुना था ना, छोरे को तो ठंडी ठंडी हवा देने वाली मशीन चाहिए। बाकेला लौटर की आवाज़ में कड़वे भाव आ गए थे। इसका बेड ऐसा हो जिस पर लोटनी खावे और बारम्बार हिले। 4 तकिए चाहिए, एक मुंडी के नीचे, दूसरा तीसरा दाएं बाएं और चौथा जरा नीचे को होवे। एक खूबसूरत सी नौकरानी चाहिए जो तनिक चीथड़ा डाले इस पर से मक्खी को उड़ावे, अगर वो भी मशीन की ठंडावल लेने को आवे तो। दरवाजे के बाहर को एक हाथ बांध कर खड़ा होने वाला नौकर भी चाहिए कि कहीं मक्खी उड़ाने वाली को चाय पानी की जरूरत पड़े तो जना फ़ौरन उसे बुलाकर हाजिर करके मक्खी वाली की सेवा कर सके। अरबपति की औलाद से ये भी पूछ लो कि कुछ खाने से पहले 2-4 पैग मारने, क्योंकि मारे को पता होगा कि कुछ लोग छोले भटूरे खाने से पहले भी अद्दा मांगने के लिए बोले। छोले भटूरे हजम ना होवे ना बिना पैग मारे। मारे को का मारी तरफ से तू बाहर टेबल लगा कर खा पी। जब थारे को अपनी जान की फिक्र नहीं तो हम क्यों तेरा भला सोचें? कल लो कल देवराज चौहान जी, ये छोरा तो अड़े है। देवराज चौहान की कठोर निगाह अमित पर थी। हम लोग अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे, मालूम है? अमित ने हौले से सिर हिलाया। तुम्हें बचाने का ठेका हमने लिया है, लेकिन उसके बदले हम कोई पैसा नहीं ले रहे। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। ऐसे में तो तुम्हें पूरी तरह हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। अगर तुम ही हमारी पकड़ से भागते फिरोगे, जो तुम्हारे पीछे हैं उन्हें हम कैसे संभाल पाएंगे? हमें टुकड़े भावों से देवराज चौहान को देखता रहा। समझदार बनो, 1 महीना हम जो कहें सब वही करो। मैं कम मना कर रहा हूँ, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर में मुझे नींद नहीं आएगी। मैं नींद नहीं आए तो जागते रहना। देवराज चौहान के दांत भिज गए। लो, बाकेला लौटा कड़वे सर में क्या उठा। खौती ओथे की खलौती, मारे को तो लागो है छोरा जरूर कोई रंग दिखावे और मारी मिट्टी पलीत करे। ओए छोरे। बाकेला लौटर का सर एकाएक बदला और आवाज़ में दरिंदगी आ गई। कान खोल कर सुन ले मारी बात। 1 महीने तक हम कहें बैठ जा तो बैठ जा, हम कहें तो खड़ा हो तो खड़ा हो जा। इस काम में दोस्ती यारी ना चाले। यह हमारा काम है, मारे को कर ले बंदे, नहीं तो समझ ले थारी खाड़ बीकानेर सरका दूंगा। अमित की क्रोध भरी निगाह बाकेला लौटर पर जा टिकी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझसे ऐसे बात करो? मैं थारी जुबान ज़्यादा ही चल रहे है। डाले से भीतर को। मारी हिम्मत को मत दे कितनी लंबी है। थारी तो नज़र भी वहाँ तक ना जा सके जहाँ तक मारी हिम्मत का सिरा होवे। तभी सोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में खाने के 2 थाल थे। लो। सोहनलाल खाने के थाल टेबल पर रखता हुआ बोला, खाना खा लो। जगमोहन कहाँ है? देवराज चांद ने सोहनलाल से पूछा। बाहर है, हवाखोरी के साथ इधर उधर देख रहा है, सोहनलाल बोला।
आज तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी? नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मेरे ख्याल में 2-3 दिन तक तो शांति रहेगी। रूपक लाल ने जो आदमी अमित के पीछे लगा रखे हैं वे यहाँ का माहौल जानने के बाद 1-2 दिन बाद ही कुछ करेंगे। यह भी तो होवे कि किसी को खबर ना हो ये छोरा यहाँ है, बाकेलाल राठौर बोला। ये नहीं हो सकता। देवराज चौहान की आवाज़ में विश्वास के भाव थे। रूपक लाल ने अमित को खत्म करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। ऐसे में वो अमित की तरफ से लापरवाह नहीं रह सकता। उसे पूरी खबर होगी कि अमित इस वक्त खंडाला के फार्म हाउस में। थारी बात मन्ना चचा, ठीक कहो, बाकेलाल राठौर ने सर डाला। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अमित की आवाज़ पर सबकी निगाह उसकी तरफ घूमी। थारे को इसमें भी ठंडी मशीन लगवानी है के? बाकेलाल राठौर की आवाज़ कड़वी हुई हो गई। ऐसा खाना तुम्हारे नौकर भी नहीं खाते। कहने के साथ ही अमित गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। यहाँ तेरी माँ नहीं बैठी हल्दी नमक डालने को, सोहनलाल ने उसे घूरा। तभी देवराज चौहान उठा, आगे बढ़कर जोरदार घूसा उसके गाल पर मारा। अमित के होंठों से चीख निकली, वो कुर्सी से टकरा कर नीचे जा गिरा। उसके गिरते ही देवराज चौहान ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उठाया, तगड़ा थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। अमित पुनः गिरता। अगर देवराज चौहान ने उसका कॉलर न पकड़ रखा होता। इतने में अमित की हालत खस्ता हो गई, होठों से खून निकलने लगा। हम जो कहेंगे वही तुझे करना होगा। देवराज चौहान के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। आजा पुत्तर आजा, बाकेलाल राठौर बोला। मारे को और गुस्सा मत दिला, बैठ जा, दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। मारे को तो खाना खाने का बहुत मजा आवे, बस भूख लगी हो बे। देवराज चौहान ने कुर्सी सीधी की और अमित को कॉलर से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। खा ले, अब महीना भर तो थारा बाप भी थारे सिर पर हाथ फेरने नहीं आवेगा। अच्छा छोरा बन जा, नहीं तो हमारे पास घुमाने के लिए तरह तरह के डंडे हैं। खा ले, शुरू कर। खाकर मेरे को मिलना, सोहनलाल मुस्कुराया। मेरे पास गोली वाली सिगरेट है जिससे सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। वैसे तो मैं किसी को देता नहीं, लेकिन तेरे को दे दूंगा, तू भी क्या याद करेगा। हमें समझ चुका था कि उसे वही करना पड़ेगा जो ये कह रहा है। उसने उसके बाद सबने खाना खाया, लेकिन बारी बारी। दो ने खाना खाया तो दो बाहर, फिर भीतर वाले बाहर नज़र रखने लगे तो बाहर वालों ने खाना खाया। इस दौरान अमित उनके सामने कमरे में ही रहा। उसका होंठ सूजा हुआ था, जबकि देवराज चौहान का वह गुस्सा काफ़ी हद तक हल्का था। अमित के चेहरे पर उखड़े और क्रोध के भाव थे, लेकिन अब वह चीची नहीं कर रहा था। फिर वह अकेला लौटा, अंधेरे में दुबक कर अमित को अपने साथ इस तरह 100 गज दूर बने सर्वेंट क्वार्टरों तक ले गया कि अगर कोई वहाँ की निगरानी भी कर रहा हो तो वह भी न देख सके। सर्वेंट क्वार्टरों के सब दरवाजे खुले ही थे। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। चंद्रमा की हल्की रोशनी छोटी सी खिड़की से भीतर आकर दिल को तसल्ली देने वाली रोशनी कर रही थी। ओए छोरे, बाकेलाल लठर ने दीवार के साथ सटी चारपाई की तरफ इशारा किया। पड़ जा इस खटिया पर। मशीन वाली ठंडी हवा इस खिड़की से आएगी, और मक्खियाँ उड़ाने वाली कम कम कपड़े पहनने वाली छोरी मेरे को समझ लेना। मैं तेरी तबीयत हरी कर दूंगा नन्हे लाल। चल, वो जो चादर पड़ी है बचा ले। अमित ने हाथ भाव से बाकेलाल लाठौर को देखा। मेरे थोबड़े को क्या देखता है, जो कहा है वो कर। बाकेलाल लाठौर की आवाज़ सख्त हो गई। मुझे कब तक इस तरह रहना पड़ेगा? अमित ने गहरी सांस लेकर कहा। 1 महीना। थारे बापू ने यूं समझ पट्टे पर लिखकर थारे को हमारे हवाले किया है कि 1 महीना में बेशक थारे को नंगा भी घुमाए तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। शर्त यह है कि थारे को जब थारे बाप के हवाले करे तो थारी सांस चल रही हो, और सांस थारी तभी चलती रहेगी जब तो हमारे हाथ के तले रहेगा। हमारी बात को मानेगा? अमित ने कुछ नहीं कहा। यो भी सुन ले छोरे। मैं अकेला लौटा ने हवा में उछलती रिवॉल्वर को रोका। मन ने थारे हाथ पाँव न बांध रखे। जब भी जी चाहे भागो, मारे को क्या? मरे तू जिए तू। ये थारी कैद नहीं है, थारी सुरक्षा है। मानेगा तो बचेगा, नहीं तो ताल ठोक कर लदेगा। मारे को कहा। अमित ने कुछ नहीं कहा, चारपाई में पड़ी चादर को ठीक से बिछाने लगा। बिछानी आवे के बिछानी आवे, यह यो काम भी मक्खी उड़ाने वाली ही करो, अकेला लौटा कड़वे सर में बोला। अमित ने चादर बिछा ली और चारपाई पर बैठ गया। एक गल थारे को और बता दूं, बाकेला लौटा और उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत स्वर में बोला। वो जो है ना देवराज चौहान, वही थारे को बचाएगा। वो बोलेगा तो हम थारे की भी गर्दन काट दे में, समझा? वो जो बोले उसकी सुन और मान। अभी तो उसने थारे को 2 मारे, वो तो थारी टांग तोड़कर 2 महीने के लिए भी लिटा देगा। ठीक से समझ ले। मारे को तकलीफ मत देना टांग तोड़ने के वास्ते। अमित कुछ नहीं बोला। बाकेलाल राठौर ने इधर उधर नज़र मारकर कोने में पड़ी टूटी फूटी कुर्सी को थोड़ा सा दुरुस्त किया और उस पर बैठ गया। रिवॉल्वर को अंधेरे में ही हवा में नचा रहा था। वो निश्चिंत था। बाकेलाल राठौर को पूरा विश्वास था कि आज रात तो कुछ भी नहीं होगा। अगला दृश्य। सोहनलाल आराम से कमरे में मौजूद डबल बेड पर सो गया था। जगमोहन रिवॉल्वर के साथ बंगले की छत पर था और हर तरफ नजर रखे था। देवराज चौहान कुर्सी डाले बंगले के मुख्य द्वार के सामने खुले में था। कुछ देर बाद बार बार उठकर वह राउंड भी लगा लेता था। वैसे भी उन्होंने वहाँ बंगले के बाहर जहाँ तक ज़रूरत महसूस की थी वहाँ बल्ब लगाकर रोशनी कर दी थी। ऐसे में कोई उनकी नज़रों में आए बिना छिपकर बंगले तक आसानी से नहीं पहुँच सकता था। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। अगला दृश्य।
सूरज सिंह जब खंडाला पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। वो तेज़ रफ्तार से आया था और रास्ते में कुछ देर के लिए कार रोकी थी, खाना खाने के लिए। तयशुदा जगह पर सूरज सिंह अपने भाई सुजान सिंह से मिला। दोनों सगे भाई थे और सुजान सिंह सूरज सिंह से 1 साल बड़ा था। दोनों में खांसी पड़ती थी। एक दूसरे के बिना वे खुद को अधूरा अधूरा सा महसूस करते थे। दोनों ने मिलकर अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक पैदा कर रखी थी। दूसरे उनका लोहा मानते थे। इन दोनों के बारे में ये बात आम थी कि ये जो काम हाथ में लेते हैं पूरा करके रहते हैं। दोनों ही एक नंबर के खतरनाक दरिंदे थे। आज तक ऐसा कोई काम नहीं बचा था जो करना बाकी रह गया। हर रंग से दोनों ने अपना मुंह रंग रखा था। मिलते ही सुजान सिंह बोला, तेरे को आने की क्या ज़रूरत थी, मैं सब देख लेता। ये कौन सा बड़ा मामला है? तू चूक रहा है भाई। वे लोग उस लड़के को बचाने के लिए फार्म पर लाए। वो 4 हैं। तूने ही तो बताया था। तो इतना ही नहीं सोच सका कि जो उसे बचा रहे हैं वो दूध पीने वाले नहीं होंगे? सुजान सिंह के सुजान सिंह ने अंधेरे में सूरज सिंह को देखा। जल्दबाजी में मैं इस तरफ सोच नहीं सका था सूरज। तभी तो मुझे आना पड़ा। मैं उसी समय समझ गया। भाई चूक रहा है। अब मैं साथ हूँ, दोनों सब संभाल लेंगे। भागीरथ के लड़के को साफ करने की बात होती तो मामला कब का निपट गया होता। साले रूपक लाल ने पंगा डाल रखा है कि उसका अपहरण करके उसे जिंदा ही उसके हवाले करना है। क्या फ़र्क पड़ता है भाई? बदले में वो हमें कितनी बड़ी रकम दे रहा है। सूरज सिंह बोला, तूने उन चारों को देखा होगा जो लड़के को बचा रहे हैं। कौन है वो लोग? मेरे ख्याल में मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, सुशांत सिंह ने कहा। भागीरथ नए रंग रूटों को तो बुलाने ज़रा, अपने बेटे को बचाने के लिए। यकीनन वे पुराने और मजे हुए खिलाड़ी होंगे, नाम वाम वाले होंगे। सूरज सिंह ने अपने शब्दों पर जोर दिया। कम से कम मैंने उन लोगों को पहले नहीं देखा। मतलब कि तूने उन चारों की शक्ल अच्छी तरह देखी? हाँ। ठीक है भाई, अब बोल। ये सब पक्का ही फार्म वाले बंगले पर है? हाँ, 1 घंटा पहले ही वहाँ से हटा हूँ। बंगले के आसपास 2-4 फालतू लाइटें लगाकर और भी रोशनी कर ली है, ताकि कोई छिपकर बंगले तक ना आ सके। सुजान सिंह होंठ भींच कर बोला, इसका मतलब उन लोगों ने और भी पुख्ता इंतजाम कर रखे होंगे। हाँ, लेकिन आज की रात एक बात हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। क्या? सूरज सिंह आंखें सिकोड़कर उसे देखा। कम से कम आज की रात तो वे सब इस ख्याल में होंगे कि वहाँ कुछ नहीं होगा। रूपक लाल के आदमी इतनी जल्दी एकदम से बंगले पर हमला नहीं बोलेंगे। पहले 1-2 दिन हवा का रुख देखेंगे। इस सोच के साथ वे यकीनन कुछ हद तक तो लापरवाह होंगे और हम उनकी इस लापरवाही का फ़ायदा उठा सकते हैं। तू ठीक बोलता है भाई। हम दोनों 6 के बराबर हैं और ये तो 4 हैं। चलें? सुजान सिंह की आंखों में खूंखारता के भाव चमके। हाँ, मेरी कार का इंजन गर्म है, इसे यहीं रहने दे। तेरी कार में चलते हैं। कितनी देर का रास्ता है? सिर्फ 20 मिनट का। दोनों कार में बैठे सुजान सिंह ने कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। मुख्य सड़क से जहाँ से फार्म पर जाने का रास्ता शुरू होता था, सुजान सिंह ने वहीं कार रोकी और इंजन बंद करके सिगरेट सुलगाई। चेहरे पर मरने मारने के भाव उभरे पड़े थे। सूरज सिंह ने आसपास देखा। हर तरफ घुप अंधेरा था। जो सामने कच्ची सड़क जा रही है, ये करीब आधा किलोमीटर से कुछ ही ज़्यादा है। उसके बाद फार्म वाला हिस्सा शुरू हो जाता है और वहाँ से बंगला भी नज़र आता है। सुजान सिंह होंठ भींच कर बोला। सूरज सिंह दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर आ गया। सुजान सिंह भी निकला। फसलें कटी पड़ी हैं, सारी जगह खाली नज़र आती है, यानी कि हमें दूर से देखा जा सकता है। तभी देखा जा सकता है जब वे लोग जाग रहे हो, पहरा दे रहे हो। सूरज सिंह का स्वर कड़वा था। वे 4 हैं, कोई तो जाग रहा होगा। आज उनका पहला दिन है। उन्हें यकीन होगा कि पहले ही दिन यहाँ पर भागीरथ के लड़के को छीनने की कोशिश करने कोई नहीं आएगा। जो भी आएगा योजना बनाकर कुछ तैयारी करेगा और 2 दिन बाद आएगा। उनकी इस लापरवाही का फ़ायदा उठाना है हमें, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ नहीं समझना है। सूरज सिंह के दांत भिसते चले गए। जो लोग उस लड़के को लेकर ऐसी वीरान जगह आ गए वे हौसले वाले होंगे। सुजान सिंह के चेहरे पर क्रूरता के भाव उभरे। हमसे ज़्यादा हौसला होगा उनमें? भाई, सूरज सिंह ने अंधेरे में सुजान सिंह बनेगा मारी। हौसला कब कौन दिखा जाए पता नहीं चल पाता। याद नहीं, पिछली बार मरियल से शराबी ने हम दोनों पर रिवॉल्वर तान दी थी। वो हरामी तो हम दोनों को भी गोली से उड़ा देता। खैर रही कि मैंने जलती सिगरेट फेंकी जो उसके गाल पे लगी और तुमने उसे दबोच लिया। आओ यहाँ से पैदल ही चलते हैं। कार ले गए तो बाजा बजाने वाली बात हो जाएगी इस वीराने में। दोनों अंधेरे से भरी पगडंडी में आगे बढ़ गए। रात का 1 बज रहा था। वैसे ये वक्त अच्छा है हमला करने का। वे लोग अवश्य लापरवाह होंगे। कौवे की चोंच जैसी नाक पर हाथ फिरता सूरज सिंह भिजे सर में क्या उठा। हो सकता है वे लोग टुन्नों का लुढ़के पड़े हों। ख्वाब में छींचड़े मत देखा कर, सुजान सिंह ने सर्द सर में कहा। सपने देखने बंद कर दे, नहीं तो अभी तू कहने लगेगा कि फार्म के बंगले पर पहुंचते ही लड़का बाहें फैलाए खड़ा होगा और हमें देखते ही गले से आ लगेगा और कहेगा कि मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। चलो, मुझे रूपक लाल के पास ले चलो। अंधेरे में सूरज सिंह के होंठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। कोई बड़ी बात नहीं भाई कि अगर ऐसा भी हो जाए। ये क्यों नहीं सोचता कि उनकी गोली तेरे सीने में लगेगी और मुझे तेरी लाश छोड़कर भागना पड़ेगा? भाई, सूरज सिंह का सर वैशी हो गया। मैं तेरी तरह पागलों वाली बातें नहीं सोचता। मैं तो काम की बात सोचता हूँ। वो बात सोचता हूँ जो मेरे हक में हो। दोनों तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद सूरज सिंह बोला, भाई
मैं एक बात सोच रहा हूँ। अपने काम की बात? सुजान सिंह ने व्यंग्य से कहा। हाँ, जो तेरे हक में चाहती हो। हाँ, बोल बोल। इस काम को पूरा करते ही रूपक लाल हमें तगड़ा पैसा देगा। बोलता रहे। हमेशा की तरह मिलने वाली इस दौलत को भी आधा आधा कर लेंगे। सुजान सिंह ने चलते चलते कौए की चोंच जैसी नाक पर आने वाले पसीने को साफ किया। उसके बाद सोचता हूँ कि शराफत से ज़िंदगी बिताई जाए। बहुत हो गया ये सब। आराम करने का भी वक्त वक्त मिलना चाहिए। शराफत की ज़िंदगी किसे कहते हैं? सुजान सिंह की आवाज़ में कड़वापन आ गया। शादी करके एक तरफ होकर आराम से बैठ जाना। एक बात बोलूं? सुजान सिंह ने सपाट स्वर में कहा। क्या? ये बात भी तेरे हक की है, काम की है। सुनकर समझ लेना कि हम कुत्ते हैं और कुत्ते कभी भी काटना नहीं छोड़ते। हम किसी औरत का सिंदूर मिटा तो सकते हैं लेकिन लगा नहीं सकते। किसी औरत के कपड़े फाड़ कर उतार तो सकते हैं लेकिन उन्हें वापस उसके शरीर पे पहनाना हमें नहीं आता। सूरज सिंह कुछ नहीं बोला। शायद तू मेरी बात नहीं समझा। अच्छी तरह समझ गया। तभी तो कुछ कहा नहीं। सूरज सिंह का स्वर शांत था। तभी वे दोनों ठिठके। निगाहें कुछ दूर नजर आ रहे बंगले पर जा टिकी, जिसके आसपास लाइटें इस तरह रोशन कर रखी थी कि बंगले के पास आने वाला उस रोशनी से बचकर नहीं रह सकता था। और रोशनी में आने का मतलब था वहाँ मौजूद लोगों की नज़रों में फ़ौरन आ जाना। सालों ने इंतज़ाम ठीक कर रखा है। सुजान सिंह होंठ भींच कर बड़बड़ाया। इस इंतज़ाम का फ़ायदा तभी है जब वे लोग चौकस हों। अगर टुन्न होकर सोए पड़े हों तो क्या फ़ायदा? दोनों कई पलों तक बंगले पर निगाहें टिकाए अंधेरे में खड़े रहे। भाई, सूरज सिंह ने एकाएक कहा। हाँ, इतना बड़ा बंगला है और वे सिर्फ चार। मतलब कि सिर्फ चार लोग इतने बड़े बंगले की निगरानी नहीं कर सकते। ये तो हो ही नहीं सकता कि वे चारों हथियारों के साथ बंगले की छत के चारों कोने में खड़े हों और भागीरथ का लड़का बंगले में आराम से सोया हो। साफ बोल। मतलब कि बंगले की किसी न किसी तरफ से तो हमारे लिए रास्ता साफ ही है। किस तरफ से? सुजान सिंह ने कठोर स्वर में कहते हुए अंधेरे में उसे घूर कर देखा। दो पल खामोश रहकर सूरज सिंह बोला। ये तो पता नहीं, लेकिन किसी तरफ से तो हमारे लिए रास्ता साफ है। हम बंगले तक पहुंच सकते हैं। पागलों वाली बातें मत कर। सुजान सिंह पूर्वज स्वर में बोला। बेशक तेरी बात सही है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि किस तरफ से हम आसानी से बंगले तक पहुंच सकते हैं। जिस भी रास्ते का हमने चुनाव किया, अगर उसी पर वे लोग डंडा पकड़े खड़े हो तो? सूरज सिंह के होंठ बिज गए। वे लोग बेवकूफ़ नहीं होंगे कि इस तरफ उन्होंने ना सोच रखा होगा। सुजान सिंह गुर्राया। रामजादे। सूरज सिंह बड़बड़ा उठा। कितना बजा? सुजान सिंह का सर भिंचा हुआ था। सूरज सिंह ने सुजान सिंह पर निगाह मारी, फिर अंधेरे में किसी तरफ वक्त देखा। 1:30। 1:30 बजा है। सुजान सिंह ने दांत भींच कर कहा। हम यहाँ 1.5 घंटा इंतज़ार करेंगे। ठीक 3 बजे बंगले की तरफ बढ़ेंगे। 3 बजे का वक्त ऐसा होता है कि आमतौर पर हर कोई सुस्त हो जाता है। भाई तो ठीक बोलता है। खुली जगह पर मच्छरों के बीच दोनों ने 1.5 घंटा बिताया। इस दौरान दोनों सतर्क और चुस्त रहे। सुस्ती उन पर हावी नहीं हुई। वे काम पर थे। भागीरथ के लड़के को हर हाल में उड़ा ले जाना था। 3 बजे के करीब सुजान सिंह बोला। मैं आगे आऊँगा और तू मेरे को 50 गज पीछे से कवर करेगा। भाई, सूरज सिंह ने कहना चाहा। जो मैंने कहा है इस समय वही कर, बहस नहीं। सुजान सिंह कठोर स्वर में बोला। तू अपने को खतरे में क्यों डालता भाई? मैं आगे, तू आगे हो या मैं, एक ही बात है। सुन, तू 50 गज पीछे रहकर मुझे कवर करेगा। कहते हुए सुजान सिंह ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। मेरे ख्याल से कोई खास खतरा सामने नहीं आएगा। सुजान सिंह ने भी रिवॉल्वर हाथ में ले ली। उसके चेहरे पर खूंखारता से मटाई थी। चल भाई, आगे चल, मैं पीछे हूँ। सूरज सिंह की आवाज़ में दरिंदगी के भाव थे। सुजान सिंह ने सतर्कता से कदम आगे बढ़ा दिए। रिवॉल्वर हाथ में थमी एकदम तैयार थी। अभी वह अंधेरे में ही था और धीरे धीरे रोशनी की तरफ बंगले की दिशा में बढ़ता जा रहा था। कुछ पीछे सूरज सिंह सावधानी से आ रहा था। अगला दृश्य। बंगले की छत पर टहलता जगमान बोरियत महसूस करने लगा था। 3.5 घंटे हो गए थे। रिवॉल्वर हाथ में लिए पूरी छत पर टहलता फॉर्म के हर हिस्से में निगाहें दौड़ा रहा था। लगातार टहलने से थकान सी महसूस होने लगी थी। नींद भी नहीं ली होने की वजह से सिर कुछ भारी हो रहा था। इस समय जगमोहन छत की दीवार को मुंडेर से कोहनियों टिकाए इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। ऊपर से नजर नहीं आ रहा था कि देवराज चौहान नीचे कहाँ है, लेकिन वो जानता था कि देवराज चौहान अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से अंजाम दे रहा होगा। जगमोहन एकाएक अपनी जगह से हिला और छत पर घूमता हुआ फार्म के दूसरे हिस्सों पर नजर मारता हुआ दीवार के साथ साथ घूमने लगा। बंगले के आसपास फैली बल्बों की मध्यम रोशनी की वजह से आसपास निगाह रखने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अगला दृश्य। सुजान सिंह दबे पाँव आगे बढ़ता बंगले के बहुत करीब आ गया था। सामने ही बंगले की रोशनियां थीं। चंद पलों तक ठिठक कर पैनी निगाहों से वह बंगले को देखता रहा, फिर रिवॉल्वर संभाले आगे बढ़ा। वो जानता था कि सूरज सिंह मुनासिब फासला रखे पीछे आ रहा होगा, लेकिन सुजान सिंह ये नहीं जानता था कि पिछले 5 मिनट से वह देवराज चौहान की निगाहों में। देवराज चांद पिछले 2 घंटों से बंगले से कुछ दूर रोशनी खत्म होने पर जहाँ से अंधेरे वाला हिस्सा शुरू होता था वहाँ मौजूद था। अंधेरे में रहकर ही बंगले की निगरानी कर रहा था। देवराज चौहान ये सोचकर अंधेरे में आया था कि जो भी आएगा वह अंधेरे से आएगा और उसकी निगाह बंगले पर और बंगले के आसपास हो रही रोशनी पर होगी। वो सोच भी नहीं सकेगा कि बंगले वाला कोई इंसान अंधेरे में रहकर भी पहरेदारी कर रहा होगा। और हुआ भी यही। सुजान सिंह
ये नहीं सोच सका कि कोई अंधेरे में भी हो सकता है। देवराज चौहान की तीखी निगाह सुजान सिंह पर थी और उसके हाथ में तभी रिवॉल्वर का भी एहसास वो पा चुका था। वो फौरन इस बात को समझ गया कि यह रूपक लाल का भेजा आदमी है, लेकिन उलझन में वो इसलिए घिरा कि वह अकेला था। देवराज चौहान के हिसाब से इस तरह किसी का अकेले आकर हमला बोलना सिरे से ही गलत था। देवराज चौहान ने खोज भरी निगाह दूर दूर तक मारी, परंतु अंधेरे की वजह से कुछ पीछे मौजूद सूरज सिंह नजर नहीं आया। सूरज सिंह के नज़र न आने की खास वजह यह भी थी कि वह देवराज चौहान को देख चुका था। देवराज चौहान ने जब किसी अन्य की तलाश में इधर उधर नज़र मारी तो वह फौरन ज़मीन पर लेट गया था। नहीं तो खुली जगह में चंद्रमा की रोशनी वो आसानी से देवराज चौहान को नजर आ जाता। सूरज सिंह समझ गया कि वक्ती तौर पर भाई खतरे में, लेकिन वह निश्चिंत था कि जब तक वह पीछे है भाई का बाल भी बाका नहीं हो सकता। देवराज चौहान दबे पांव सुजान सिंह के पीछे बढ़ रहा था और दूरी पर रहकर सुजान सिंह दांत भींचे रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान के पीछे था। सुजान सिंह बंगले के आसपास फैली रोशनी के 10-12 कदम ही दूरी पर था कि बेआवाज़ बेहद करीब आकर देवराज चौहान ने अपने हाथ में दबी रिवॉल्वर सुजान सिंह की कमर से लगा दी। सुजान सिंह के मस्तिष्क को झटका लगा। वो फौरन ठिठक गया। पीछे सूरज सिंह था और सुजान सिंह जानता था कि सूरज सिंह ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं कर सकता। उसे तो मजाक करने की भी आदत नहीं है, मतलब कि गड़बड़ है। हिलना मत। देवराज चौहान का बेचा जोर उसके कानों में पड़ा। सुजान सिंह की आंखें सिकुड़ी। कौन हो तुम? सुजान सिंह का सर सख्त था। यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और रिवॉल्वर लेकर यहाँ क्या करने आए हो? सुजान सिंह के दांत भिज गए। उसके दिलो दिमाग में बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि पीछे सूरज सिंह था और वह वक्त आने पर इस इंसान को आसानी से संभाल लेगा। मेरा नाम सुजान सिंह है। यहाँ क्या कर रहे हो? सैर। सुजान सिंह ने लापरवाही से कहा। देवराज चौहान की आंखों में दरिंदगी से भरी चमक उभरी। सैर तो तुम्हारी मैं कराता हूँ। अपनी रिवॉल्वर नीचे गिरा दो। देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। मैं बिना रिवॉल्वर के सैर नहीं करता। सुजान सिंह का स्वर खतरनाक था। तो रिवॉल्वर के साथ सैर करोगे? देवराज चौहान की आवाज़ में वहशी भाव आ गए। हाँ ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ो, लेकिन अपने रिवॉल्वर को संभाल कर रखना। देवराज चौहान के होंठों से घुर्राहट निकली। शरीफों की तरह आगे बढ़ो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर का दबाव उसकी कमर पर बढ़ाया। मेरे से ज़्यादा शरीफ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सुजान सिंह ने व्यंग भरे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। देवराज चौहान उसकी कमर से रिवॉल्वर सटाए सावधानी से एक कदम पीछे चल रहा था। तुम भागीरथ की लड़की की पहरेदारी करने वालों में से हो? एकाएक सुजान सिंह बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान उभरी। मुझे मालूम था कि तुम इसी काम के लिए आए हो, लेकिन हैरानी कि तुम्हारा कोई संगी साथी नहीं। मैं अकेले ही बहुत हूँ, सुजान सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। जन्म से ही बहादुर हो? आखिर पहचान ही लिया तुमने। दोनों बंगले के गिर्द फैली रोशनी के दायरे में आ गए थे। ठीक इसी वक्त बंगले की छत पर खड़े जगमोहन की निगाह दोनों पर पड़ी तो वह चौंका। रिवॉल्वर थामे सावधान हो गया। नजरें देवराज चौहान और सुजान सिंह पर जा टिकी। वो लड़का कहाँ है? अमित नाम है ना उसका? सुजान सिंह बोला। यही नाम है, बंगले में। चलते रहो, अभी तो मैं उसके गले मिलवाता हूँ। देवराज चौहान दांत भींच कर बोला। सुजान सिंह उसी पल ठिठका। आगे बढ़ो। देवराज चौहान गुर्राया। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। चलते रहो। नहीं, अपना चेहरा मुझे दिखाओ। हो सकता है हम में कोई पुरानी रिश्तेदारी निकल आए। जब तक मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। सुजान सिंह की आवाज़ में दृढ़ता थी, जबकि उसे सूरज सिंह का इंतजार था कि अब उसके कुछ करने का वक्त आ गया था। मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो अपनी रिवॉल्वर गिरा दो, देवराज चौहान ने बिचे सर में कहा। सुजान सिंह ने फौरन अपनी रिवॉल्वर गिरा दी। अब बोलो, घूम जाऊं? हाँ। सुजान सिंह घूमा। कमर पर लगी रिवॉल्वर किनारे खुद ब खुद ही उसके पेट पे आ सटी। दोनों की नजरें मिली। सुजान सिंह को देवराज चौहान के पीछे से आ रहे सूरज सिंह का एहसास हो गया था। अभी वो अंधेरे में था, लेकिन दूसरे ही पल सुजान सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वे चौंकता सा नजर आया। तुम? उसके होंठों से बरबस ही निकला। तुम देवराज चौहान? देवराज चौहान की आंखें सुकड़ी। अगले ही पल वह सामान हो गया। तुम तो देवराज चौहान हो। सुजान सिंह को छत्ता संभल गया था। घूमो। देवराज चौहान पीछे दांतों से बोला। बंगले की तरफ चलो। मैंने तुम्हारी तस्वीर 2-3 बार अखबार में। जुबान बंद करके बंगले में चलो, घूमो। बाकी बातें वहाँ कर लेना, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। सुजान सिंह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी देवराज चौहान को अपने पीछे सरसराहट सी महसूस हुई। देवराज चौहान ने फुर्ती के साथ पलटना चाहा कि तब तक सूरज सिंह के हाथ में दबी रिवॉल्वर की तीव्र चोट देवराज चौहान के सिर के पिछले हिस्से पर पड़ी। देवराज चौहान पूरी तरह पलट नहीं सका। उसके होंठों से कराह निकली, आंखों के सामने लाल पीले तारे से चमके। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान ने खुद को संभलना चाहा कि पीछे से सुजान सिंह ने सिर के उसी हिस्से में दूसरी चोट मारी। देवराज चौहान के होंठों से पुनः कराह निकली। दोनों हाथों से उसने सिर थाम लिया। सिर से निकलता खून उसके दोनों हाथों की उंगलियों को रंगने लगा। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। तभी सुजान सिंह ने देवराज चौहान की कनपटी पर तीव्रता से घूंसा मारा। देवराज चौहान खुद को संभाल न सका और नीचे लुढ़कता चला गया। इन वारों के बीच उसे ज़रा भी संभलने का मौका नहीं मिला था। जाहिर था कि वार करने वाले मजे हुए खिलाड़ी थे। जगमोहन दांत पीछे छत पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। चूंकि बंगले के ऊपरी हिस्से की तरफ अंधेरा था, इसलिए जगमोहन का दिखाई दे पाना संभव ही नहीं था। सूरज। सुजान सिंह के दांत भिजे हुए थे। भाई।
सूरज सिंह की आवाज़ में खतरनाक भाव थे। दोनों स्पष्ट रूप से रोशनी में पूरी तरह चमक रहे थे। यहाँ के हालात बहुत खतरनाक है। जानते हो ये कौन है जो गलती से हमारे हत्थे चढ़ गया? तुम इसे देवराज चौहान कह रहे थे, सूरज सिंह ने पूर्वज स्वर में कहा। देवराज चौहान है ये। हाँ, बुरी तरह बच गए, वरना ये तो इतना खतरनाक है कि इसे पार नहीं पाया जा सकता। अब तो पार पा लिया। सूरज सिंह की आवाज़ में दरिंदगी का भाव थे। गलती से पा लिया, नहीं तो यह मैं पार कर देता। सुजान सिंह की निगाह बंगले पर फिरने लगी। ये भागीरथ के बेटे को बचा रहा है तो इसके साथी भी खतरनाक होंगे। इससे ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होंगे। सूरज सिंह के दांत बिछे हुए थे। गलती से मक्खी मुट्ठी में आ गई हो तो खुद को बहादुर मत समझ। सुजान सिंह बंगले की तरफ देखते हुए किसी अन्य इंसान की झलक पाने की चेष्टा कर रहा था। लापरवाही मत करना, संभल कर रहे। बंगले में और भी खतरा हो सकता है। देवराज चौहान के यहाँ होने का मतलब है कि पहरा दिया जा रहा है। बंगले की तरफ बंगले की तरफ चल भाई, देख लेंगे। सूरज सिंह ने आगे बढ़कर नीचे पड़े देवराज चौहान को चेक किया। क्या देख रहा है? सुजान सिंह बोला। इतने तगड़े वारों के बाद भी गहरी बेहोशी नहीं है, आधे घंटे में से होश आ जाएगा। सूरज सिंह सीधा होता हुआ बोला। आधा घंटा हमारे लिए ख़त्म कर दूँ इसे? सूरज सिंह दरिंदगी से बोला। पागल मत बन। गोली चलाएगा तो आवाज़ होगी, इसके साथियों को गड़बड़ का पता चल जाएगा। हम यहाँ उस लड़के को लेने आए हैं, देवराज चौहान को मारने नहीं। जल्दी आ। कहने के साथ ही सुजान सिंह ने नीचे पड़ी रिवॉल्वर उठाई। दोनों तेजी से बंगले की तरफ बढ़े। देवराज चौहान रोशनी में बेहोश पड़ा नजर आ रहा था। ठीक उसी समय छत पर खड़े जगमोहन ने दांत भींचकर गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया। गोली छाती की जगह सुजान सिंह की टांग में जा धंसी। सुजान सिंह चीखा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई और दोनों हाथों से टांग पकड़कर लड़खड़ाता हुआ नीचे जा गिरा। जहाँ गोली घुसी थी वहाँ से बहता हुआ खून रोशनी में चमकने लगा था। भाई! सूरज सिंह चीखा। उसकी तरफ बढ़ना चाहा। सूरज सिंह तड़प कर बोला, मेरे को मत देख, दूसरी गोली तेरे को भी लग सकती है। उसकी आवाज़ में पीड़ा के भाव थे। दोनों हाथों से टांग थामे वह दर्द से तड़प रहा था। सूरज सिंह ने दांत भींचकर बंगले की तरफ देखा, परंतु वहां कोई नजर नहीं आया। सुजान सिंह ने पीड़ा भरी निगाहों से बंगले की तरफ देखा। सूरज! भाई! सूरज सिंह के खूंखारता भरी निगाह बंगले की ही तरफ थी। वे लोग छिपे हुए नजर नहीं आ रहे और हमें देख सकते हैं। बाजी हमारे हाथ से निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से निकल गए तो यही बहुत बड़ी बात है। सुजान सिंह कराह रहा था। देर मत कर, मुझे सहारा दे। जितना वक्त बीतता जा रहा है उतना ही खतरा। सूरज सिंह के होठों से गुर्राहट निकली और वो 2 कदम आगे बढ़े। सुजान सिंह की तरफ बढ़ा। किस्मत अच्छी थी सूरज सिंह की, उसके आगे बढ़ते ही गोली चली थी। अगर वो ना हिलता तो उसका काम हो जाना था। सूरज, जल्दी! पीड़ा से तड़प कर सुजान सिंह बोला। शायद वो हमको घेर रहे हैं। मैं घायल हूँ, तुम्हारे लिए अकेले मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। अभी वह 3 है। फिक्र मत कर भाई, सूरज सिंह दरिंदगी से बोला। एक गोली तो तेरे को लग गई, धोखे से लग गई। अब नहीं लगने दूंगा तेरे को या अपने को गोली में। सहारा दे मेरे को। सुजान सिंह की आवाज़ पीड़ा से लड़खड़ा रही थी। सूरज सिंह के अंग अंग से वहशी भाव चमक रहे थे। वो इस बात के प्रति सतर्क था कि गोली आए तो उससे बच सके। उसके बाद उसने नीचे पड़े सुजान सिंह को सहारा देकर खड़ा किया और फुर्ती के साथ उसे कंधे पर लाद लिया। इसके साथ ही वह पलटा और अंधेरे की तरफ दौड़ पड़ा। सूरज सिंह जानता था कि अंधेरे में पहुंच गया तो फिर उनका निशाना लेना संभव नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि 1-2 गोलियां उन पर और चलेंगी, परंतु नहीं चली। अंधेरे में पहुंचकर वह सुजान सिंह को कंधे पर लादे तेजी से उस पगडंडी की तरफ भागा जा रहा था जिसके सिरे पर कार खड़ी थी। सुजान सिंह के होंठों से रह रहकर पीड़ा भरी कराहें निकल रही थी। दर्द हो रहा है भाई। सूरज सिंह का सर गुस्से से भरा पड़ा था। दर्द की फिक्र मत कर, भागता रहे। सुजान सिंह पीड़ा दबाते हुए होंठ भींच कर क्या उठा। अगला दृश्य। जगमोहन ने उसका निशाना इसलिए नहीं लिया कि करीब ही देवराज चौहान बेहोश पड़ा था। गुस्से में या जल्दबाजी में निशाना चूक गया तो गोली देवराज चौहान को भी लग सकती थी। देवराज चौहान की बेहोशी का उसे इसलिए यकीन था कि उसकी आंखों के सामने देवराज चौहान के सिर पर चोटें मारी गई थीं। सूरज सिंह जब सुजान सिंह को कंधे पर लाद कर भागा तो जगमोहन तेजी से नीचे जाने के लिए दौड़ा। नीचे पहुंचकर मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा तो रास्ते में सोनलाल मिला, जो कि फायरों की आवाज़ सुनकर उठ बैठा था। जगमोहन को देखते ही उलझन भरे सर में बोला, क्या हुआ? जगमोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकलता चला गया। सोनलाल उसके पीछे हो गया। कुछ ही पलों में वे देवराज चौहान के बेहोश शरीर के पास थे। देवराज चौहान को क्या हुआ? सोनलाल के होंठों से हैरानी भरा स्वर निकला। किसने किया? जगमोहन ने तसल्ली की कि देवराज चौहान बेहोश है। फिर सीधा खड़ा होकर खूनी निगाहों से उस तरफ देखने लगा जिस तरफ सूरज सिंह सुजान सिंह को कंधे पर लाद कर भागा था। हर तरफ घुप अंधेरा नजर आ रहा था, कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में उनके पीछे जाना ठीक नहीं था। हुआ क्या? सोनलाल खींच कर बोला। वे 2 थे। जगमोहन दांत बीच करके उठा। उन्होंने देवराज चौहान को पीछे से वार करके ये हालत कर दी। उसके बाद वे बंगले की तरफ आ रहे थे कि मेरी गोली एक की टांग पर लगी। ज़्यादा निशाना लेना ठीक नहीं था, गोली देवराज चौहान को भी लग सकती थी। फिर दूसरा घायल को उठाकर अंधेरे में भाग गया। सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर देवराज चौहान के बेहोश शरीर पर निगाह मारी। रूपक लाल के आदमी ने बहुत फुर्ती दिखाई, सोहनलाल ने कहा। पहली ही रात में हमला कर दिया उस लड़के को ले जाने के लिए।
वे मुंबई से हमारे पीछे होंगे। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर बेहोश देवराज चौहान को उठाने लगा। क्रोध से जगमोहन का चेहरा सुर्ख हो रहा था, दांत भिजे हुए थे।